पेज जो वहीं से कट गया इस कारण फिर भी समायोजन तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आ जाएगा इसमें कोई समस्या नहीं। प्रस्तावना इन्होंने भी दे रखी है, बात कर लेते हैं। दो शब्द हैं, एक तो सम और एक आयोजन। यानी कि कोई भी परिस्थिति हो अच्छी तरह से आप जो मैनेज कर लेते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। और इसमें जो समायोजन में दो चीजें बैलेंस होनी चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों का बैलेंस है जो समायोजन कहलाएगा। किसी व्यक्ति में अगर शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है, इसका मतलब वो व्यक्ति है जो समायोजित व्यक्ति। अब अपने यहाँ तो खूब सारे विद्वान परिभाषाएं देने के लिए तैयार हैं, तो उनकी भी बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ट्रेक्सल विद्वान है एक, और उनके अनुसार समायोजन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं से परिपूर्ण प्रसन्न व संतुष्ट रहता है। तो ट्रेक्सल को याद रखना है, कैसा रहता है, परिपूर्ण प्रसन्न व संतुष्ट। एच सी स्मिथ कह रहे हैं कि अच्छा समायोजन यथार्थवादी व संतोषप्रद दोनों होते हैं। एक तो रियलिस्टिक होता है ना, और वहां पर व्यक्ति को जो क्या मिल जाता है, संतोष भी मिल जाता है। ये बात किसने कही है, एच सी स्मिथ ने। फिर गेट्स और उनके जो भी दोस्त हैं, सहयोगी हैं, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो गेट्स के साथ है जो कोई कीवर्ड है जो अपने को क्या याद रख सकता है, एक तो ये है समायोजन को इन्होंने क्या कहा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का है, और लास्ट में है जो अपने व्यवहार को परिवर्तन करने की बात कही है। फिर बोरिंग, लेकफील्ड, वेल्ड, एलियस, शेफर, लगभग लगभग सेम बात होती है, तो वो दोनों नाम सेम आ जाते हैं, या फिर मिलके काम करते हैं उनके भी नाम ऐसे आ जाते हैं एक साथ। तो इनके अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ बात आई है थोड़ी सी अलग, किसके आई है, आवश्यकताएं और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में जो बैलेंस है वो बोरिंग के अनुसार क्या है, समायोजन है। और ये पूछा गया भी है प्रश्न, तो इसको और थोड़ा स्पेशल ध्यान रख लेंगे। कोई जीवधारी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की संतुष्ट संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, तो ये परिभाषा किसने दी थी, तो शेफर का नाम आया है, और शेफर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ ये है ना, एलेक्स शेफर। और मिलती जुलती सी बात क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी किसका जिक्र हुआ, आवश्यकता का, और उसमें भी आवश्यकता की बात कही गई। एडलर, बहुत सिंपल है लेकिन परिभाषा जबरदस्त है, समाजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, तो अपने को याद रखना है। एडलर है वो कैसा है बोलो, हाँ ऐसे पहले हमने याद किया था क्या, जीवन ढंग, किसमें याद किया था, बाल विकास में ही कहीं, तो इसको याद रखेंगे, ये श्रेष्ठता प्राप्ति की बात करता है, वो भी वही व्यक्ति। फिर कोलमैन, समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने और वातावरण के साथ सुसंगत संबंधों को बनाने का प्रयास है। तनाव है उसके साथ भी कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, और जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके साथ जो अच्छे सही सुसंगत संबंध होने चाहिए, अगर है ऐसा तो फिर वो क्या है बोलो, कोलमैन की तरफ से समायोजन। गेट्स और अन्य का नाम एक बार वापस आया, कुसमायोजन व्यक्ति वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यानी कि परिभाषा किसकी हो गई है यहाँ से, कुसमायोजन की। कुसमायोजन है इसका मतलब व्यक्ति और वातावरण दोनों में क्या हो जाएगा, असंतुलन। स्किनर, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर आएगा तो निश्चित रूप से क्या शब्द लेके आएगा साथ में, कोई ना कोई वीआईपी शब्द है, तो अधिगम प्रक्रिया के रूप में बता दिया समायोजन को। आईएनजी कह रहे हैं कि समायोजन वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता और दूसरी और वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है। आईएनजी एक भी पूर्ण संतुष्टि की बात करते हैं, इसको भी याद रखना। ब्रिटेनिका जो डिक्शनरी है उसके अनुसार क्या है, समायोजन मनोविज्ञान में एक व्यवहार प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य और अन्य प्राणी विभिन्न आवश्यकताओं और पर्यावरण में उन आवश्यकताओं के मध्य आने वाले अवरोधों में संतुलन कायम रखता है। कुल मिलाकर इन्होंने थोड़ा और स्पेशल बात कर ली, एक तो विभिन्न आवश्यकताओं की बात कर ली और अवरोधों की बात भी कर रहे हैं, तो ब्रिटेनिका के जो भी विद्वान लिखने वाले हैं। लेहनर और क्यूबे सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं, क्या मानते हैं बोलो, सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लेहनर और क्यूबे। फिर स्ट्रेंग है लास्ट परिभाषा, समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था। तो स्ट्रेंग ने क्या मान लिया, एक प्रक्रिया मान लिया, क्या नहीं माना, अवस्था नहीं माना, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति है जो, अब ये सारी परिभाषाओं के आधार पर अपन बता सकते हैं। ऐसे ही अगर अपने से ही पूछ ले कि भाई तुम भी विद्वान हो, चलो अपने हिसाब से बताओ, तो बताओ, देखिए सभी बताओ क्या है समायोजन।
हाँ, शारीरिक और मानसिक संतुलन है, और बहुत बढ़िया, और बताओ। हाँ, विद्वानों के अनुसार ही थोड़ा एक सार प्रक्रिया के रूप में, वो स्किनर का फैन होगा तो कह देगा अधिगम प्रक्रिया है। हम्म, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर व्यक्ति है जो बैलेंस करता रहता है अपने आप को। और वातावरण के साथ संतुलन है, समायोजन है। ओके। और संतोषप्रद, ऐसा कुछ भी तो लाओ सब। संतोषप्रद शब्द बहुत सारे विद्वानों ने काम में लिया है ना। एक बार फटाफट से वापस देख लेते हैं, है ना, किस विद्वान ने क्या बात कही इसके बारे में। देखो, ट्रेक्सल ने प्रसन्न और संतुष्ट रहने की बात कही है। ट्रेक्सल ने क्या कहा था? प्रसन्न और संतुष्ट। अगर सभी जीवन के जितने पहलू हैं व्यक्ति के प्रसन्न है, वो संतुष्ट है, तो फिर ठीक है। बहुत बार ये शब्द है, ये शब्द इसको बहुत अच्छे से अपने को समझने की आवश्यकता रहती है। संतुष्ट का मतलब क्या? बहुत बार लोग आपके बारे में गलत बात करें, लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। वो बात कर रहे हैं कौन? ट्रेक्सल। और एच सी स्मिथ है, उन्होंने थोड़ा जरूर बढ़िया शब्द काम में लिया है। कौन सा शब्द काम में लिया? यथार्थवादी भी और संतोष, मतलब रियलिस्टिक भी होना चाहिए और संतुष्टि भी होनी चाहिए। गेट्स कह रहे हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और लास्ट में जो व्यवहार में व्यक्ति उस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए क्या करता है? परिवर्तन करता है। शेफर और बोरिंग, लेकफील्ड और वेल्ड, इन्होंने क्या बात कही है? अपनी आवश्यकताओं और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में क्या करता है? संतुलन। तो आवश्यकताएं और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की बात शेफर और वेल्ड और लेकफील्ड तीनों ने बात की। श्रेष्ठता की बात किसने की है? एडलर ने। फिर तनाव के साथ व्यवहार करने और सुसंगत कनेक्शन वातावरण के साथ बनाने की बात किसने की है? कोलमैन ने। और गेट्स ने वापस कुसमायोजन की बात की। अगर कुसमायोजन है तो वातावरण में क्या हो जाएगा? असंतुलन आ जाएगा। स्किनर ने क्या माना इसको? अधिगम प्रक्रिया माना। आइंजेक ने वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि माना है ना। आवश्यकता की बात भी की है, दोनों की बात की है, ध्यान रख लेना। ये भी लगभग वो वेल्ड के जैसे ही हो गया, शेफर वेल्ड के जैसा। फिर ब्रिटेनिका में भी आवश्यकता और अवरोधों में संतुलन की बात कही है। सार्वभौमिक और निरंतर किसने माना है? लेहनर और क्यूबेन। और अवस्था के बजाय एक प्रक्रिया माना किसने? स्ट्रेन ने। और हमने क्या माना? इन सबका मिक्स है, जो अपनी तरफ से वही किसी भी परिस्थिति में अपना जो अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, परेशान नहीं होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, यथार्थवादी रहते हैं, तो ये सारी चीजें मिला के और क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। और इसके साथ एक वो टॉपिक भी आ जाएगा जिसको अपन मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। अलग से है ना ये टॉपिक, है कहीं पढ़ते हैं अपन, मानसिक स्वास्थ्य। डब्ल्यू सी बियर्स ऐसा कोई है फाउंडर। मानसिक स्वास्थ्य भी, अगर कोई व्यक्ति समायोजित है, इसका मतलब मानसिक रूप से क्या है? वो स्वस्थ है। ये भी एक इसकी परिभाषा हो सकती है, बात कर लेंगे इसकी भी अपन। समायोजन प्रक्रिया के दो रूप हैं। एक तो व्यक्तिगत, यानी कि स्व समायोजन, पर्सनल एडजस्टमेंट, जिसमें अपन समझेंगे मानवीय व्यवहार में मूल्य व अभिवृद्धि में एकीकरण व संतुलन बनाए रखना। जो व्यवहार है व्यक्ति का, उसकी जो वैल्यूज है, एटीट्यूड है, वो कंट्रोल में रहे। मतलब तीनों में है जो बिखराव नहीं हो, एक जैसा भाव हो। और अंतर व्यक्तिक संबंध समायोजन, इसमें है जो व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के मध्य संबंध, वो अगर बैलेंस रहता है तो फिर उसको अपन अंतर व्यक्तिक कहेंगे, है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एडजस्टमेंट, इसका मतलब ऐसे समझना। मानवीय व्यवहार में दो तीन चीजें आगे देखो। मूल्य और अभिवृत्तियां अलग अलग हो सकती है ना। ये अगर बैलेंस है व्यक्ति की, इसका मतलब तो उसका कौन सा समायोजन हो गया? हो स्व है, यानी खुद का बैलेंस। बहुत बार है जो वैल्यू अलग है, एटीट्यूड अलग है व्यक्ति का, इसका मतलब कुसमायोजित व्यक्ति है। ये अपने वहाँ हिंदी में मुहावरे आते हैं ना, गुड़ खाए गुड़, ऐसा कुछ है, परहेज करे, ऐसा कुछ है, वो वाली कहानी इसमें लग जाएगी। वो अगर ऐसा है कि गुड़ खा रहा है और गुड़ खा रहा है, इसका मतलब समायोजित व्यक्ति है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर अंतर व्यक्ति में तो आराम से समझ सकते हैं अपन। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार है वो बैलेंस है, जैसा चाहिए वैसा है, तो फिर वो अंतर व्यक्ति हो जाएगा। तो ये दो प्रकार ध्यान रख लेना, दो रूप है। फिर समायोजन की प्रकृति, जैसे अधिगम की प्रकृति पढ़ी हमने, आईक्यू की पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की पढ़ेंगे, ऐसे कैसे यही कहानी है। परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषता बन जाएगी। जैसे अधिगम कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस है। विकास भी कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस है। वैसे कि वैसे ही ये समायोजन भी क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअल प्रोसेस। समायोजन शारीरिक मानसिक संतुलन, ये भी पढ़ा हुआ, वही सेम बात वापस आ गई। लिखा हुआ भी समायोजन के संदर्भ में निम्न कौन सा गलत है? तो से यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेगेटिव शब्द यूज किया, देखो उसको ध्यान से तो कवर हो जाएगा मामला। समायोजन व्यक्ति की व्यवहारता, वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है ना। इन्वायरमेंट भी चेंज होगा और उसका बिहेवियर भी चेंज होगा। समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया है। प्रक्रिया पढ़ा हमने, किस विद्वान ने कहा था? ये अवस्था नहीं है, प्रक्रिया है।
श्रेयांक ने कहा था ना, तो ठीक बात है। उपलब्धि भी मान सकते हैं, अगर आप आज अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं इसका मतलब ये आपकी उपलब्धि है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अभी हमने मानसिक स्वास्थ्य की बात की थी, मानसिक स्वास्थ्य के साथ इसका कनेक्शन है जो एकदम खतरनाक लेवल पर है, यानी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है इसका मतलब समायोजन प्रॉपर होगा उसका। यह मनोवैज्ञानिक भी है और शारीरिक भी है। अभी बात की, शब्द आया था कि वो आज शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी संतुलित है। समायोजन अनुरूपता की अवस्था है। अनुरूपता का मतलब क्या है, जैसी डिमांड है मार्केट की, मतलब मार्केट की मतलब जो इन्वायरमेंट है उसकी, उसके अनुसार अगर व्यक्ति अपने आप को क्या कर रहा है, अनुरूप ढाल रहा है, इसका मतलब वो समायोजित है। बहुआयामी होता है, डायमेंशन अलग अलग होते हैं। अब बहुआयामी का मतलब जीवन में जो, जैसे एक व्यक्ति, हमने दो प्रकार देखे थे, उसमें स्व था, एक था इंटरपर्सनल। तो भांत भांत के लोग मिलेंगे आपको जब भी आप जाओगे बाहर, तो बहुआयामी हो गया ना, वहां पर अलग अलग के साथ अलग अलग तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा। व्यक्ति व वातावरण के मध्य सुसंगत संबंध, व्यक्ति के साथ साथ इन्वायरमेंट की बात कर ली इन्होंने। उचित परिणाम की सामाजिक भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की स्वीकृति भी इसमें आएगी। उचित परिणाम का मतलब आप जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें जो आपके इमोशन है वो समाज के साथ जुड़ेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी उसमें साथ में। समायोजन द्विदिशात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सामने वाला का व्यवहार भी है, तो दो डायमेंशन की संभावना रहती है। समायोजन में सामूहिक चेतना महत्वपूर्ण है। अब ये सामूहिक चेतना का मतलब थोड़ा सा बात करनी चाहिए अपने को, इसका मीनिंग क्या निकलेगा अपने हिसाब से, अपनी क्लास के विद्यार्थी क्या सोचते हैं ये बात करें। सामूहिक चेतना का मतलब क्या है, बोलो। कुछ ना कुछ बोल जाओ तो ठीक रहेगा। सामूहिक रूप से चेत जाते हैं तो सामूहिक चेतना, ऐसा कुछ बोल जाओ तो थोड़ा इजी होगा, खत्म होगी कहानी। बोलो। सामूहिक, सामूहिक का मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, क्या पूरा समूह आ गया। और पूरा समूह है जो किसी एक चीज को लेकर है, जो क्या हो, चेतन अवस्था में हो, सोचता हो। जैसे हमारा समाज है, मान लो किसी एक चीज के प्रति है जो एक व्यक्ति अलग सोचता है, एक अलग सोचता है, एक अलग सोचता है, तब वहां पर समायोजन की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सभी लोग हैं जो किसी एक चीज को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, तो फिर उनमें है जो बैलेंस बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसको कहेंगे अपन क्या, सामूहिक चेतना कहेंगे। बहुत सारे मामलों में ये चीज होती है, जैसे वोटिंग के टाइम सामूहिक चेतना के कारण है जो मूव करता है एकदम वोट, और फिर कोई पार्टी विशेष है जीतती है या व्यक्ति जीतता है, ऐसा कुछ। या फिर और उदाहरण, हालांकि राजनीति के अलावा भी खूब सारे उदाहरण हैं। और भी क्या बात कर सकते हैं अपन सामूहिक चेतना में, जैसे एक टीम है, क्रिकेट की टीम मान लो, या चाहे हॉकी की, किसी भी खेल की कोई टीम है, 8 10 12 खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं, तो वो सामूहिक रूप से एक थिंकिंग रखते हैं ना, तो बैलेंस है जो उनमें, कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर होता है, और टीम वही जीतती है जिसमें क्या हो, ज्यादा बढ़िया समायोजन, ज्यादा बढ़िया हो। तो सामूहिक चेतना भी महत्वपूर्ण है। समायोजन में सामूहिक चेतना क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह समाज में व्यक्ति या समूह को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। सीधी सीधी बात आ रही है ना, समायोजन के कारण लोग बात क्या होंगे, जुड़ेंगे आपस में। सामाजिक अधिगम में उपयोगी है। पूरा जो समाज कोई चीज, नई चीज सीखेगा, समाज के लिए कोई नया जो रूल आएगा तो उसके लिए भी ज्यादा बढ़िया है। समायोजन प्रक्रिया में सामान्य और असामान्य दोनों व्यक्तियों में टकराव व हताशा के उदाहरण है। समायोजन प्रक्रिया में सामान्य और असामान्य दोनों व्यक्ति के टकराव व हताशा के उदाहरण है, निश्चित रूप से। क्योंकि असामान्य स्थिति है तो वहां टकराव की संभावना बनेगी। कोई भी व्यक्ति है जो खुद से दुखी है तो वो आपको भी, आपको खुश रखना चाहेगा या दुखी करना चाहेगा, दुखी करना चाहेगा, तो टकराव की संभावना बन जाएगी। समायोजन एक सकारात्मक उद्देश्य परक संशोधनीय प्रक्रिया है। कैसी है बोलो, सकारात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्य परक और संशोधनीय, यानी उसमें जो अपडेट किया जा सकता है। अंतिम लक्ष्य स्व प्रत्यक्षीकरण है। बहुत सारी शब्द ऐसे आ जाते हैं बहुत सी बार जो थोड़ा हमारे दैनिक जीवन में यूज कम आते हैं, तो थोड़ा इसको स्पेशल ध्यान रख लेना। अंतिम लक्ष्य क्या है, स्व प्रत्यक्षीकरण है। अब स्व प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षीकरण तो पढ़ गया है अपन, हम प्रत्यक्ष जब पढ़ा था उस समय, पढ़ा था ना। किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। और एक जगह हमने ऐसे भी पढ़ा था, गलत प्रत्यक्षीकरण, यानी कि एक्चुअल में कोई चीज कैसी है, हमने जो उसका कोई गलत अनुमान लगा लिया तो वो गड़बड़ भी कर सकती है। यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण किसका करना, खुद का, खुद के बारे में व्यक्ति को जानना है कि मैं कैसा हूँ, किन परिस्थितियों में मुझे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंतिम लक्ष्य किम अस्ति, इसका मतलब ये संस्कृत में आया होगा, तो क्या है, स्व प्रत्यक्षीकरण। ये शायद तक लाइन है जो पहले नहीं थी नोट्स में, ये इस किताब में, लेकिन बाद में क्या कर दी गई। और ये किताब वो वाली है, अब मैं जिससे पढ़ा रहा था उससे भी आगे वाली है, 2025 वाली है, तो इसमें नई चीजें और आ जाएगी। हालांकि ये तो 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रख लेना, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। समायोजन का अंतिम लक्ष्य क्या है, पूछ सकते हैं, बढ़िया प्रश्न हो सकता है।
क्या है बोलो? स्व प्रत्यक्षीकरण। याद रह जाएगा क्या? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोई उदाहरण बताओ देखिए कि ये उदाहरण है जो स्व प्रत्यक्षीकरण का है। बोलो फटाफट। स्व बोलो। मतलब कोई ऐसी कंडीशन बताओ जो कि इसको स्व प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं हम। चलो इसको रहने दो। प्रत्यक्षीकरण तो पढ़ा ना हमने पहले। प्रत्यक्षीकरण का बता दो, प्रत्यक्षीकरण क्या है? हमने जो वहां पढ़ा था बहुत सारी कहानी थी उसमें। क्या था उसमें? और ऐसे हिंदी में बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अपनी भाषा में बताओ कि इसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो भी है जो बोल दो, तुम तो घबराना है ही नहीं है। तुलसीदास जी वाला उदाहरण देखा था हमने, है ना? ऐसे ही और ज्यादा सिंपल उदाहरण देखते हैं ना, जैसे अपन कहीं थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, उस समय अपन रास्ते में जा रहे हैं, सामने जो है रस्सी पड़ी हुई है काले रंग की, तो अपन है जो वहाँ कभी कभी डर जाते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ प्रत्यक्षीकरण है वो। क्या हुआ? हमारे दिमाग ने उसको क्या मान लिया? यही तो प्रत्यक्षीकरण है। अब स्व प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, अब बताओ। कोई व्यक्ति है जो अपने आप को 30 मार का मानता है, ये उसका स्व प्रत्यक्षीकरण है। कोई व्यक्ति अपने आप को और क्या मानते हैं लोग? बोलो ना ललित, तुम क्या मानते हो अपने आप? हाँ? कोई होशियार मानता है, कोई ये मानता है कि ये दुनिया में अपने से तो कितने ही लाखों हजारों करोड़ों लोग बैठे हैं जो अपने से होशियार है, तो वो अपने आप को सामान्य मान लेंगे, अब जिंदगी का आनंद है, वो मस्त रहो, बात खत्म। तो ये सारी जो कहानियां हैं एक जुड़ेगी किसके साथ? स्व प्रत्यक्षीकरण है ना। और ये अंतिम लक्ष्य है, इसलिए थोड़ा हमने पॉज ले लिया, ये याद रहना चाहिए, परीक्षा में बढ़िया प्रश्न बन सकता है क्योंकि आया हुआ भी है। और कोई टीचर है जो स्व प्रत्यक्षीकरण शब्द देख के हो सकता है कि रुक जाए वहां की, यार ये प्रश्न बनाओ देखें। अब बात करें अपन समायोजन के प्रकार के बारे में, ठीक है? ये शायद तक दिखने में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन लगभग लगभग काम चल जाएगा अपना इससे। और पीडीएफ नहीं बनानी पड़ी, वो किताब की उसी में से निकाल लिया इसको। तो पहला है रचनात्मक समायोजन, क्रिएटिव एडजस्टमेंट। कौन सा है पहला? रचनात्मक। इसमें व्यक्ति रचनात्मक क्रिया जैसे चित्र बनाकर समायोजन स्थापित करता है। अब ये परिभाषा है, ये थोड़ी मुझे लग रहा है कम है, लेकिन थोड़ा समझ जाएंगे अपन। कभी है जो अपने को जैसे गुस्सा आ रहा है या दिमाग मतलब मूड अच्छा नहीं है अपना, तब अपना जो अपनी हॉबी की कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारा मानसिक जो समायोजन है वो कैसा हो जाता है? सही हो जाता है। मानसिक मनोरचना समायोजन। मानसिक है, मनोरचना तो है लेकिन कैसी है? मानसिक है। अब इसमें क्या जाएगा? अवांछनीय लक्षणों को वांछनीय लक्षणों में बदलना। अवांछनीय और वांछनीय का मतलब क्या है? जो हम चाहते हैं तो वांछनीय, और जो हम नहीं चाहते हैं वो अवांछनीय। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जो कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे वो गुस्सा वाली, कौन सा एक टॉपिक आएगा ना आगे कि किसी को गुस्सा आ रहा था खेलने चला गया, है ना? अब वहां पर वो जो फुटबॉल के लाते मार रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा। स्थानापन्न समायोजन, सब्स्टिट्यूट। इसमें दूसरों पर उत्तरदायित्व डालकर समायोजन स्थापित करते हैं। स्थानापन्न में क्या है? स्थानापन्न का मतलब हो गया एक तरीके से सब्स्टिट्यूट के रूप में किसी और को बता दिया काम, दूसरे के ऊपर है जो जिम्मेदारी डाल दी, क्योंकि हमें जो जैसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बहुत बार, तो दबाव में आ जाता है व्यक्ति, अब वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या कर देता है? किसी और को ऑर्डर देता है। एक हम पढ़ते हैं उसमें, बंदर की बला तबेले से, ऐसा कुछ है, तबेले की बला बंदर के सिरे से, पढ़ते हैं ना? वही वाली कहानी। अब ये कितने प्रकार पढ़े हमने? ये 3 प्रकार पढ़े। एक रचनात्मक, एक है जो मानसिक मनोरचना, और एक तीसरा स्थानापन्न। ओके। रचना वाले में तो क्या करते हैं? कोई भी क्रिएटिव करते हैं काम, जैसे चित्र बनाना इसमें था, इसके अलावा भी हो सकता है। मानसिक में क्या करते हैं? मानसिक मनोरचना में अवांछित लक्षणों को वांछित में बदल देते हैं, और स्थानापन्न में क्या करते हैं? जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं, है ना? अब यहाँ है समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये ध्यान रखना कि केवल किसके लिए नहीं पढ़ना, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। बहुत सारी चीजें हैं जो काम आ सकती हैं अपने, बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो ये चीजें हम ऑब्जर्व कर लेंगे उनमें कि हाँ यार ये चीज है या नहीं। तो बात करते हैं समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं, और ये विशेषताएं अपने में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, है ना? हर विद्यार्थी को ऐसा विचार करना चाहिए कि इनमें अगर कहीं कोई कमी लग रही है तो थोड़ा काम करना चाहिए। गेट्स और अन्य क्या करें? समाजिक व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताओं व तृप्ति सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित रहती है। यानी कि हमारा समाज वो क्या एटीट्यूड रखता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में हमारी, उसके साथ जो वो कनेक्ट रहने चाहिए, है ना? स्वीकृति के साथ जुड़नी चाहिए। अब पहला हो गया
ये चीजें आएगी, सारी पॉजिटिव बातें आएगी। परिस्थितियों के कैसा आचरण, अनुकूल आचरण। अब इसका एक उदाहरण कोई अगर दे दे तो बहुत बढ़िया मजा आ जाए। परिस्थितियों के अनुकूल आचरण का मतलब क्या है और इसका एक क्या उदाहरण हो सकता है, बोलो देगा। बोलो ना, कोई किसी एक व्यक्ति का उदाहरण दे दो कि ये व्यक्ति है फला, ये घटना है और उसमें ये आचरण कर रहा है, इसको हम परिस्थितियों के अनुकूल आचरण कहें। और ऐसे अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर हम्म हम्म चलो बढ़िया, और कोई उदाहरण हो अगर। स्कूल के अलावा भी पूरी दुनिया है, वहां से भी तो उदाहरण दे सकते हो। अभी जैसे क्लास में बैठे हैं, सब शांति से बैठे हैं, ये भी परिस्थितियों के अनुकूल आचरण है या नहीं? हाँ? अरे है नहीं बोलो, तो ये तो समायोजन है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को कभी कभी तकलीफ होती है, वो जो भी क्लास में मतलब मैं भी मास्टर ही कहूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मास्टर पढ़ा रहा है उस समय भी फिर बातें करते हैं, इसका मतलब वो उस समायोजित में आ जाएगा, क्योंकि उस समय उसको बहुत ज्यादा इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो डिस्टर्ब करता है तो फिर परिस्थितियों के प्रतिकूल आचरण हो गया। ऐसे समझ लो, अपने गुण व कमियों की समझ। देखो कोई व्यक्ति है जो परिपूर्ण नहीं है दुनिया में, है ना, भगवान में भी कुछ कमियां थी, ऐसे अपन देख सकते हैं। तो हर व्यक्ति को जो अपने गुण क्वालिटीज भी पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए, जो कमियां हैं वो भी पता होनी चाहिए। अब कमियां पता होगी तो क्या ठीक रहेगा, बताओ देखो, सुधार किया जा सकता है, ठीक है। और गुण अगर पता है तो क्या होगा, खराब कर दोगे, है तो उस अनुकूल वो कोई काम धंधा ढूंढेगा, उस अनुकूल है जो कहीं अपने आप को सेट करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। क्वालिटीज और जो कमियां हैं उन सारी चीजों की समझ होनी चाहिए। सामाजिकता का गुण होना चाहिए। अब सामाजिकता का गुण किसे कहेंगे अपन, बोलो, सामाजिकता का गुण, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसलिए रुक रहा हूं मैं, बाकी तो इसको फटाफट से पढ़ के निकल सकते थे अपन। सामाजिकता का गुण का मतलब क्या है, बोलो, बोलो बोलो, सामाजिकता के गुण में क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है जो, मान लो एक व्यक्ति है, आप जो रास्ते में जा रहे हैं, अगर वो समस्या में है, जैसे मान लो, है ना, वो मदद मांग मांग रहा है आपसे, तो आप मदद करेंगे, इसका मतलब वो कौन सा गुण हो गया, सामाजिकता है, क्योंकि आप वहां ये सोचते हैं कि कभी ना कभी आपको भी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। या फिर और जो चीजें हो सकती हैं, और जो चीजें हो सकती हैं, मतलब वही है, फिर समाज लेवल पर ये एक दो बात आएगी, बहुत सारी कहानियां होती हैं, उसमें हम लोग एकाकी नहीं रह सकते, सामाजिकता होनी चाहिए। फिर आगे चौथे नंबर पे है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। इसका मतलब क्या समझेंगे अपन, जब भी डिसीजन ले रहा है तो वो खुद से डिसीजन ले, किसी व्यक्ति के दबाव में या किसी परिस्थिति विशेष के दबाव में नहीं रहो, सकारात्मक डिसीजन लेगा। आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए व्यक्ति में। हाँ? इसका मतलब क्या समझेंगे, पांचवे का बताओ देगा, क्या है आत्मसम्मान की भावना का मतलब क्या है, अरे बोलो, बोल जाओ कुछ भी, क्या है, अपना अपने आप का सम्मान करना चाहिए, आत्मसम्मान है। हम्म बोलो ना रे, फिर ये आत्मसम्मान सबका कम पड़ जाएगा, फिर बोलोगे नहीं तो। व्यक्ति है जो खुद की रेस्पेक्ट करता है थोड़ी बहुत, है ना, ये इसको ऐसे मान लो। बहुत बार है जो कोई व्यक्ति मेहनत करता है, खूब भयंकर लेवल पे अच्छे रिजल्ट लेके आता है या ऐसी, तो वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। फिर इसको और ऐसे मान सकते हैं, जैसे ऐसे घर में आप कभी नहीं जाएंगे जहां पर आपको जो रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है, तो कारण क्या है, क्योंकि आपका आत्मसम्मान है जो आपके पास है, आप सोचते हैं समझते हैं कि वहां पर जानने पर आपका सम्मान है जो कम हो सकता है। और बात करो 6 नंबर, आत्म मूल्यांकन की योग्यता, अपने आप को जो वो मूल्यांकन, मतलब जैसे किसी काम, मान लो एक निर्णय लिया उसने और वो काम किया, अब वो काम करने के बाद जो उसका रिजल्ट है जो दुनिया नहीं बताएगी उसको, वो खुद को ही बता देगा कि भाई ये स्थिति है, यानी आत्म मूल्यांकन की योग्यता। फिर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता। अब जीवन में सारी परिस्थितियां हमेशा जिंदगी भर है जो अच्छी रहेगी क्या, बोलो, नहीं रहेगी, बहुत बार जो आंधी भी आएगी, है ना। जैसे अभी भौतिक रूप से अपन देखते हैं आंधी आ रही है, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो गड़बड़ होती हैं, तो उनका सामना करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, पलायनवादी नहीं होना चाहिए व्यक्ति।
फिर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संभावना रहनी चाहिए। समायोजित व्यक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या समझेंगे? बोलो ना, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी कपड़ा मकान, है ना? मतलब वो है जो बिलोड़ा जाके मार्केट में ड्रेस वगैरह खरीद के लेके आ सके, ये एक तरीके से ये हो गया। इसके अलावा बोलो आगे रोजगार वगैरह की ये बातें ही हैं कुल मिलाकर। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जिनसे हो सके। व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसका। इसका मतलब क्या है? बहुत बार है जो आपको जो कठोर व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले के साथ अगर आपने कठोर व्यवहार नहीं किया तो आपका तो बड़ा कर देगा वो, है ना? और बहुत बार है जो बहुत ज्यादा है जो लचीला भी होना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रूप से है जो कैसा रहेगा व्यक्ति? स्वस्थ रहेगा। हमेशा क्या भाव रहेगा? संतुष्टि का भाव रहेगा। इसका मतलब क्या समझे अपन? बोलो। बहुत सारे लोग क्या है कि वो कितना ही कुछ कर लो लेकिन वो जो हमेशा अपने गांव में बोलते हैं रिया रिया करते रहते हैं, ऐसा नहीं करेगा, उस संतुष्टि का भाव रहेगा उसमें। संवेगात्मक रूप से है जो कैसा रहेगा बोलो? नियंत्रित रहेगा। इसका मतलब समय है उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकता है। स्वस्थ अभिवृत्तियां व रुचियां, उसकी जो अभिवृत्तियां होगी, एप्टीट्यूड्स होगा या इंटरेस्ट होगा, वो कैसा होगा? स्वस्थ। क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप जो बहुत सारी ऐसी चीजों में रुचि ले सकते हैं जिसके कारण जिनके कारण जो आपका बड़ा हो सकता है। कार्य कुशलता, लचीलापन, महत्वाकांक्षा का सामान्य स्तर। देखो काम में जो कुशल रहेगा, फ्लेक्सिबल भी रहेगा। महत्वाकांक्षा का भी एक सामान्य स्तर तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नुकसान कर सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं है तब भी वो नुकसान में है। फालतू की चिंता नहीं करेगा, है ना? हमेशा जो कैसा रहेगा? उत्साह युक्त रहेगा, अपने आप को जो थोड़ा सा उत्साह में रखेगा। एक ये प्रश्न आया था इसका, देख लो कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। तो महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की प्रवृत्ति। छिद्रान्वेषी होना चाहिए कि व्यक्ति को? नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि यह विशेषता नहीं रही। अपनी शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान, गुण और कमी वाला पॉइंट लिखा था वही है। आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, अति नहीं होनी चाहिए लेकिन पर्याप्त स्तर तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आकांक्षाओं का स्तर है जो किसी व्यक्ति का निम्न है, तो फिर वो व्यक्ति है जो काम नहीं कर पाएगा। ये दुनिया है जो आगे प्रोग्रेस करना ही बंद कर देगी। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, उसके पास है 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब वो पूरी जिंदगी मतलब आने वाली पीढ़ियों में बैंक में डाल दे 100 करोड़ रुपए को, तो बहुत सारे 2% 5% जो भी देते होंगे ब्याज, फिर भी काम चल जाएगा उसका। तो वो जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। जैसे मान लो अभी अपने सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है भारत में? एक दो के नाम बता दो। अब अंबानी से भी आगे कोई है? अडानी है मान लो, है ना? अब अडानी है जो वो रीन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा काम कर रहा है। सौर ऊर्जा केयर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे। करोड़ों अरबों खरबों न जाने कितने ही पैसे लगा रखे हैं। अब मान लो नहीं मेरे पास तो इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, आप काम बंद कर देते हैं। यानी कि वहाँ आकांक्षाओं का स्तर है जो वो अपना डाउन कर दे। आने वाले समय में क्या समस्या आएगी अपनी? पहले से ही परेशान है ना, पर्यावरण प्रदूषण, तो इनसे निजात नहीं मिलेगी। अब उसकी कंपनियां जो काम कर रही है उस फील्ड में, तो हो सकता है पेट्रोल डीजल से निजात मिल सके। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, परिस्थितियां कैसी भी हो उनसे क्या करना है? जूझना है। तो ये तो पॉजिटिव बात है ना। गलतियां खोजने की प्रवृत्ति है जो महत्वपूर्ण गलतियां, ये शब्द भी वैसे नेगेटिव काम में लिया। गलती कभी क्या नहीं हो सकती? समायोजन का क्षेत्र। तो अभी हमने कितने पॉइंट पढ़े बोलो? लगभग, हाँ। तो ये है जो सारी की सारी किसकी विशेषता थी? समायोजित व्यक्ति की विशेषता। यानी इसको किसकी विशेषता माना जाना चाहिए? बोलो ना, अरे बोलो। है? किसकी विशेषता है? ऐसे कहो कि हमारी विशेषता है ना? अपनी अपनी। तो एक एक विशेषता बताओ तो भाई, फटाफटी काम हो जाएगा। क्या क्या विशेषताएं होती है समायोजित व्यक्ति में? बोलो फटाफट। हाँ, एक एक ही बताओ चलो। हाँ, परिस्थितियों के अनुकूल आचरण, बहुत बढ़िया। और एक एक लाइन में एक, चलो परिस्थितियों के अनुकूल आचरण हो गया। दूसरी लाइन में बहुआयामी होता है ना? बहुआयामी होता है क्या? मल्टी डायमेंशनल, ओके। हाँ, तीसरी लाइन वाले बोलो। गुण और कमियों के बारे में बताओ था, तीन हो गई। चलो और बोलो पीछे वाले। सामाजिकता का गुण होता है, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे ये सामाजिकता का गुण वाली लाइन है, ये इससे पीछे वाली, ये गैंग बना के बैठते हैं पूरा। बोलो। स्व प्रत्यक्षीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसा शब्द भी आया था। और बोलो पीछे वाला। क्या बताया? संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, हाँ। सीमड़ा वाले बोल रहे। क्या? हाँ, स्वरूप। बोलो बोलो। बोलो बोलो। अरे बोल जाओ कुछ नहीं। अभी तो सात, छह सात हुए यार। टोटल कितने हैं? हम्म। हाँ, तो सबका आ जाएगा ना।
कुछ भी बोल जाओ ना, अपनी कोई विशेषता बोल। आत्मसम्मान का भाव है ना, ये भी है बिल्कुल। आत्म मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन स्वतंत्र निर्णय में ये भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कम से कम पूछ के, है ना, अनुभव और सबका फायदा उठा के, और निर्णय लेने के बाद फिर घबराना नहीं चाहिए, फिर उसको सही साबित करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, समायोजन कौन कौन से क्षेत्र में है, यानी कि समायोजन का क्षेत्र। तो स्वास्थ्य समायोजन, स्वस्थ शरीर में समायोजन रहता है। व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है जो समायोजन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई रुग्ण व्यक्ति है, बीमार है, तो कैसा हो जाएगा, उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। किसी भी रोगी को देख लो। फिर दूसरा है संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक रूप से भी व्यक्ति है जो अगर स्थिर है तो फिर उसको अपन क्या कहेंगे, समायोजित है। और कौन सा समायोजन, मानसिक। तो तीन आ गए, स्वास्थ्य आ गया, संवेगात्मक और मानसिक, ये इसके क्षेत्र हो गए। मानसिक रूप से एडजस्ट करना अपने आप को, संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से भी, और एक फिर हेल्थ की बात आएगी आएगी। समाज में अगर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा समायोजन हो गया। अब इसमें क्या जाएंगे, घर परिवार, मित्र, पड़ोसी और समुदाय से संबंध। घर में जो बहुत सारे जैसे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर अच्छे से जो मिलके रहते हैं, है ना, घर परिवार की बात हो गई। मित्र मंडली है जो कैसी क्या है, अब मित्रों में भी आजकल तो बहुत टेक्निकल समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी बात करते हैं। और मित्र मंडली भी अनावश्यक नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे कौन सी वीडियो में देखी थी ना, किसी एक क्लास, मतलब वो। फिर पड़ोसी है, पड़ोसियों के साथ कैसे कनेक्शन है, या फिर जो हमारा समुदाय है, समाज है, उसके साथ हमारे कैसे कनेक्शन है, ये भी समायोजन के क्षेत्र में आ जाएगा। व्यवसायिक समायोजन। अब व्यवसायिक समायोजन में वही है कि आप जो काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, अब वो काम धंधा आपको अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब व्यवसायिक रूप से आप समायोजित नहीं है। कोई व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, रोज ही जहाँ नौकरी करने जा रहा है उसको गालियां निकालता है, तो फिर वो समायोजित नहीं। घरेलू समायोजन वही है, अनुकूल वातावरण होना चाहिए परिवार में। विद्यालय समायोजन, अब वो बच्चे के संदर्भ में बात कर ली। लैंगिक समायोजन, लड़कों का लड़कियों के साथ समायोजन, ये है जो क्या कहलाएगा, लैंगिक समायोजन कहलाएगा। एक कल जब भी उधर पढ़ा रहे थे तो उसमें एक प्रश्न आया था कि हमारे यहाँ भारत में जो सह शिक्षा है, जैसे, तो सह शिक्षा है तो इससे क्या फायदा है। उसमें चार ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था कि एक दूसरे को समझ सके, और इसको सही माना था। तो सारे भयंकर लेवल में विरोध कर दिया विद्यार्थी। हालांकि उसके अलावा तीन ऑप्शन थे वो जो अनुकूल नहीं थे, तो उसको समायोजन की दृष्टि से अपन देखेंगे तो कौन सा समायोजन कहलाएगा, लैंगिक समायोजन कहलाएगा। जैविक समायोजन, आनुवांशिकी और शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित जो समायोजन है उसको अपन क्या कहेंगे, जैविक। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवसायिक, लैंगिक समायोजन व्यक्तिगत समायोजन का भाग होते हैं। अब व्यक्तिगत समायोजन के भाग में है जब, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक ये सीधा सीधा किससे जुड़ रहा है, व्यक्ति विशेष से जुड़ रहा है, इस कारण इसको और क्या कह सकते हैं अपन, व्यक्तिगत समायोजन कह सकते हैं। 9 प्रकार के समायोजन की बात की हमने, समायोजन के क्षेत्रों की बात की, जिसमें है जो स्वास्थ्य, संवेग, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक, घरेलू, विद्यालय, लैंगिक और जैविक, ये सारे अपने को याद रखने हैं। अब आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में, हमारे मानसिक समायोजन को या हमारे समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक प्रभावित करने वाले, अब उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर शब्द क्या काम में लिया इन्होंने, दूषित। समायोजन की समस्या के कारक हैं, तो तनाव, कुंठा, दुश्चिंता। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपने को कौन सा ऑप्शन सही करना पड़ेगा, उपयुक्त सभी। और ऐसा आसान सवाल आ जाए तो फिर तो क्या चाहिए। अब पहला है अवसाद, भग्नाशा या कुंठा। तो अवसाद, भग्नाशा या कुंठा है, इसका मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेशन शब्द तो सुना होगा, जैसे कोई व्यक्ति है जो भयंकर लेवल पर गुस्सा करता है कुछ है, तो ऐसा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन कारण होता है। इसमें तनाव, क्रोध, चिंता, दबाव सब मिले जुले होते हैं। प्रयत्नों में लगातार विफलता की स्थिति कुंठा कहलाती है। आप है जो कोई अचीवमेंट चाहते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, तो फिर वो जो कंडीशन बनेगी आपके साथ वो कैसी बन जाएगी, कुंठा की, है ना। दूसरे लोग हैं जो वो सेम अचीवमेंट जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो हासिल कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, अवसाद की स्थिति में चले जाए। हालांकि अगर मित्र मंडली अच्छी है, घर पे कनेक्शन अच्छे हैं अपने, या ऐसा मतलब सपोर्ट सिस्टम है अपने बैक साइड, तो फिर उसको अपन कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कुंठा की तरफ नहीं जाएगा। बाकी बहुत बार है जो ऐसी स्थितियां बन जाती है, व्यक्ति सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो वो कुंठा में चला जाता है। कार्टर गुड क्या कह रहे हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव भग्नाशा कहलाता है। तो निश्चित रूप से ये शब्द है जो कार्टर गुड के साथ ऐड करना चाहिए, क्या आ रही है, आवश्यकता पूर्ति में बाधा, तब वो फिर संवेगात्मक तनाव आता है और उसी को भग्नाशा कहते हैं। पोल्सनी के अनुसार व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकताओं के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया, बाधा कह लो चाहे उसको क्या कह लो, अवरुद्ध कह लो, कोई आवश्यकता है उसके बीच में। केरोल,
किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में आने वाली बाधा। लगभग लगभग सब जगह है जो क्या आएगा, सब बाधा शब्द ही आएगा। अब तीन विद्वानों ने समझा दिया कि ये है क्या। अब भग्नाशय के प्रकार की बात कर लेते हैं। दो प्रकार दे रखे हैं, आंतरिक और बाह्य। अगर आंतरिक कारक के कारण स्वयं की कमी की वजह से है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इंटरनल। और अगर कोई भी बाहरी कारक है वो रोक रहा है व्यक्ति को तो फिर वो क्या कहलाएगी, बाह्य। तो ये आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। इसके भी कारण तो होंगे ही होंगे। बाह्य कारण में क्या क्या हो सकते हैं, तो भौतिक वातावरण है। भौतिक वातावरण, अभी कुछ दिनों पहले जब ये तनाव का माहौल था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय देखा होगा हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, या अखबार में क्या हुआ, या आज क्या हो रहा है शाम को, या न्यूज चैनल वगैरह कभी नहीं देखते होंगे न्यूज चैनल, तब भी एक दो दिन न्यूज चैनल देखे होंगे ऐसे। तो इसको अपन है जो बाहरी भौतिक कारक, भौतिक वातावरण मान सकते हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी है जो इसके अच्छे उदाहरण दे रखे हैं, इसमें तो ध्यान रख लेना, ये बाहरी में आ जाए। आर्थिक कारण में यहाँ सीधा सीधा निर्धनता ही दे रखा है, और तो कोई कारण होगा क्या, है ना। बगनासा या तनाव के पीछे तो यही कारण हो सकता है। फिर सामाजिक कारण है, रीति रिवाज और परंपराएं भी कभी कभी क्या ला सकती है, बोलो, तनाव ला सकती है क्या। अन्य व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, नहीं अन्य व्यक्तिगत कारक तो नहीं कहेंगे, बाह्य कारक है तो अन्य व्यक्ति, कोई भी दूसरे व्यक्ति, इनके कारण भी समस्या हो सकती है। अब इंटरनल में क्या क्या चीजें आ जाएगी, देखो व्यक्ति है उसमें क्या है, कोई शारीरिक दोष है तो यांत्रिक कारक में आ जाएगा। या बहुत बार जो विरोधी इच्छाएं, विरोधी इच्छाएं वो परिवार ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना, आंतरिक कारक में आएगा। असंगत आवश्यकताएं, असंगत आवश्यकताएं का मतलब क्या, एक बताओ देखें कि ये किसी व्यक्ति में असंगत आवश्यकता होती है, बोलो। बोलो, असंगत आवश्यकता किसे कहेंगे, कोई एक बताओ कि भाई ये एक कोई व्यक्ति है, इसको ये चाहिए तो ये है जो इसके अनुकूल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी असंगत आवश्यकता ये है कि मैं जो जो बैठे हैं उनसे जवाब चाहता हूँ ये मेरी असंगत आवश्यकता है ना। ये मुझे नहीं चाहे, मतलब मन में ये नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तनाव का कारण बन जाएगा ये। मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारक माना है किसको, मानसिक संघर्ष को। बहुत बार है जो व्यक्ति मन में ही मन में जो सोचता रहता है, विचार चलते रहते हैं उसके भयंकर लेवल पे, और डिसीजन, एक जो अंतिम फाइनल डिसीजन होना चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाता है, यानी मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो वो बगनासा का कारण बनेगा। नैतिक आदर्श, अब नैतिक आदर्श का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई अधिकारी बन गया किसी फील्ड में, अब उसने जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को और सब जो बढ़िया बढ़िया जो भी चीजें हैं, भ्रष्टाचार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी मान मान रखी चीजें, यानी कि नैतिक आदर्श है भयंकर लेवल के। अब वो है जो काम नहीं कर पा रहा प्रॉपर, ऊपर वाले अधिकारी को पैसे चाहिए, डाउन साइड में है वो सब है जो छोटे हैं, तो वो बीच में जाके उलझ के रह जाएगा। तो नैतिक आदर्श के कारण भी यहाँ बहुत बढ़िया से क्लियर लिख रखा है, ये भी किसका कारण है, बोलो, आंतरिक कारक है, और किसका कारक है, बदमाश का, या कुंठा, तनाव, जो भी है उसका कह लो। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आंतरिक कारक पूछा था इसमें, तो शारीरिक असामान्यता हो जाए, कोई व्यक्ति है उसके जो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है शरीर में, तब भी ये कारण हो सकता है। बगनासा का मापन है जो रोजनविक नामक व्यक्ति ने किया है, जिसमें 24 कार्टून होते हैं, और इस टेस्ट का नाम है तस्वीर कुंठा अध्ययन है। अब इसमें होता क्या है उसका थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं अपन, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, उसको ऐसे एक तस्वीर दे दी, और उसको कहा कि इस तस्वीर के बारे में आज आप जो 5 बातें बताइए या कुछ ऐसा। तो मानसिक रूप से जो समायोजित व्यक्ति है वो सकारात्मक बातें करेगा, और जो कुंठित व्यक्ति है वो कैसी बातें करेगा, वो नकारात्मक बातें करेगा। तो उसका स्तर पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। अभी और इसका प्रयोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अपने कोई भी 5 4 5 दोस्त हैं, उनके साथ अजय ये चीज है जो ये बातचीत की जा सकती है। मान लो किसी भी एक लीडर के बारे में है जो जो इंटरनेशनल लेवल का हो, भारत का नहीं हो, भारत में क्या वो पार्टी का थोड़ा सा ज्यादा ही इमोशनल लोग बाग जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ ऐसी बात नहीं करनी। किसी इंटरनेशनल लेवल का कोई मामला है उस पर बात करना, एक व्यक्ति क्या जवाब देगा, दूसरा क्या जवाब देगा, तीसरा, यानी कि उनका अलग अलग स्तर होगा, और एक उनमें 5 में से पता चल जाएगा सबसे ज्यादा कुसमाजित व्यक्ति कौन सा है, खतरनाक लेवल का नेगेटिव जवाब मिल जाएगा। ऐसा ऐसा ही प्रयास है जो किसने किया था, रोजन वीक है ना, रोजन वीक को याद रखना। कितने कार्टून लेके आए वो, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, डोलार्ड, मिलर, मावर, सीयर्स, इनके अनुसार है जो, ये WB सीयर्स का ही नाम है क्या, ये जिसने बाद में मानसिक स्वास्थ्य में पढ़ेंगे अपन इसको। आक्रामकता कुंठा का परिणाम है। कोई व्यक्ति है जो बहुत भयंकर लेवल पे आक्रामक होता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्या है, बोलो, कुंठा। इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को देख रहा हो बिना फालतू के छोटी छोटी बातों के ऊपर भयंकर लेवल का गुस्सा कर रहा है, आक्रामक हो रहा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो है जो कुंठित।
और इसके अपने हिंदी के मुहावरे हैं जो बहुत बढ़िया इस समायोजन में मुझे लगता है काम के हैं। एक जगह अपन पढ़ते हैं, ठोकर लगे पहाड़ की घर की देहरी तोड़े, ऐसा कुछ पढ़ा क्या? ये बाहर है जो व्यक्ति है जो थोड़ा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो घर पे आके घर वालों को गालियां निकालता है और परेशान करता है, ऐसे देखा होगा। वो भी इसी कुंठा का कारण होता है। ये आक्रामकता है जो मतलब कुंठा का रिफ्लेक्शन होती है। सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होता है, परंतु सभी तरह के कुंठा से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता। यह है क्या है? कुंठा आक्रामकता प्राकल्पना, दोनों की बात कर रखी है तो उससे पता चल रहा है ना। कुंठा प्रतिगमन परिकल्पना, आर सी बारकर और कुर्ट लेविन, इसके अनुसार कुंठा के कारण प्रतिगमन होता है। क्या होता है बोलो? प्रतिगमन होता है। बच्चों पर उन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रतिगमन का मतलब तो अपन जानते हैं, छोटे बच्चों की तरह एक्टिंग करना, और वो इसमें आएगा क्या? कुंठा स्थिरीकरण परिकल्पना, एन आर एफ मायर ने चूहों पर प्रयोग किया। इसमें बताया कि चूहों को दो स्थिति में रखा गया, जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भिन्न व्यवहार देखा गया। यदि उनको ऐसी समस्या में रखा गया जिनका समाधान संभव है तो चूहे वो ही व्यवहार करते हैं जो पूर्व में किया था। कुंठा अधिगम को प्रभावित करती है। कुंठा के कारण अंतर्नोद का सामान्य स्तर बढ़ जाता है और अधिगम में आंतरिक अंतर्नोद उद्दीपक भी उत्पन्न करता है, लेकिन यह संदेह युक्त है। अब ये जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने भी इसमें थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि शब्द लिख के गड़बड़ कर दिया मामला, लेकिन ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, एक हमने पहले पढ़ा था ना, कोई ईगो ईगो ऐसा कुछ हमारे अधिगम में जो पॉजिटिव साइड बताई थी कि कोई व्यक्ति है जो अपने अगर ईगो पे आ जाए तो फिर वो जो बहुत ढंग का ही अधिगम कर लेता है ना। लेकिन यहाँ जो अंतर्नोद है उसको क्या बना है? संदेह युक्त माना है। पॉजिटिव रूप में हो सकता है लेकिन संदेह है। भग्नाशा की स्थिति में बालक का व्यवहार मोर्स और बिंगो के अनुसार एका, अब ये भग्नाशा की स्थिति में बालक का व्यवहार कैसा होगा उसकी स्टडी कर रखी है। इससे आप भी पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो वो कुंठित है या नहीं। एक तो एकांतवादी बनता है। एकांतवादी का मतलब क्या? वो जो ज्यादा मिलनसार नहीं रहेगा, बात नहीं करेगा किसी से, रोगग्रस्त होने की बात करना। किसकी बात करेगा? रोगग्रस्त होने की। अब कहने लग जाएगा कि मैं बीमार हूँ। आक्रमणकारी बन जाना, या फिर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, हमला करेगा, कूटेगा किसी को, या फिर सरेंडर कर देगा, है ना। मतलब मना ही कर देगा, मैं कोई काम नहीं। मूल रूप से ये व्यवहार करेगा। चार व्यवहार है जो ये मूल रूप से व्यवहार है। अब यहाँ है तनाव, टेंशन। क्या लिखा हुआ है? तनाव, टेंशन। ड्राइवर क्या करे? तनाव का अर्थ संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना है। संतुलन क्या हो गया बोलो? नष्ट हो गया, तो उसको तनाव कहेंगे अपन। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे कि व्यक्ति है जो अपने आप को क्या किए हुए रहता है, संतुलित बनाए हुए रखता है। अगर वो संतुलन नष्ट हो रहा है इसका मतलब अब तनाव है। गेट्स क्या करें? तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दिशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। और तनाव उद्दीपन के कारक के रूप होते हैं। कोई घटना जैसे भूकंप, मृत्यु, आग, नौकरी, ये बहुत सारी कहानियां हैं जिसके कारण जो तनाव उत्पन्न हो सकता है किसी व्यक्ति में। भूकंप हो सकता है, या भूकंप का मतलब ऐसे मान लो प्राकृतिक आपदा हो गई, किसी की डेथ होना, आग लगना, नौकरी, ये घटना विशेष का कारण बता दिया। अनुक्रिया के रूप, जैसे अनुक्रिया क्या करेगा तनाव में? चिंतन, क्रोध, आक्रामकता। कोई भी व्यक्ति है जो तनाव में है तो उसकी जो प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब प्रतिक्रिया क्या रहेगी? तो या तो वो चिंतन करता रहेगा, मन में सोचता रहेगा, या फिर गुस्सा करेगा, या आक्रामकता। फिर संबंधात्मक उपागम, अंत क्रियात्मक उपागम। इसमें जो तनाव व्यक्ति तथा वातावरण के बीच संबंध को व्यक्त करता है वो संबंधात्मक शब्द आए हैं तो उसके आधार पर बुड इसके बारे में क्या करें? एक ऐसी अवस्था के प्रति दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया तनाव है जो व्यक्ति को चुनौती देता है, धमकी देता है, जिसमें अनुकूल या समाधान के प्रारूप की जरूरत है। थोड़ी लैंग्वेज मुझे लग रहा है उनकी है जो अनुकूल नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ऐसे मान सकते हैं कि व्यक्ति के समक्ष है जो खुद में अपने आप में चुनौती बन जाती है, ऐसी अवस्था में चला जाता हो। तनाव बहुआयामी प्रक्रिया है बेरों के अनुसार, जो हमारे में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक व मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है। कुल मिलाकर हम जो काम कर रहे हैं उनको अगर डिस्टर्ब किया है किसी काम ने तो फिर वो जो वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगी। अब तनाव की विशेषता क्या क्या होगी? तो बहुआयामी प्रक्रिया है। तनाव कैसी प्रक्रिया है? बहुआयामी है, जो तनाव उत्पन्न करने वाले सामाजिक, भौतिक या पर्यावरण कारक के प्रति अनुक्रिया है। हम है जो कुल मिलाकर जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे भौतिक हो चाहे सामाजिक परिवेश है, उसके प्रति अनुक्रिया के रूप में है जो अपने आप को तनावग्रस्त कर लेते हैं। तनाव स्वीकारात्मक, जो स्ट्रेस व डिस्ट्रेस नकारात्मक रूप में हो सकता है। तनाव भी दो तरीके का हो सकता है, स्वीकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक के रूप में भी उसको मान सकते हैं। तनाव में मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती है। मनोवैज्ञानिक में तो क्या है? किसी काम में रुचि खत्म हो गई जैसे, ऐसा कुछ है। और दैहिक का मतलब वो आक्रामक है, किसी और के ऊपर गुस्सा कर रहा है, ये चीजें। तनाव भी अवधि
परिस्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थितियां कैसी हैं, लंबे समय तक तनाव रहेगा या तनाव आज खत्म हो जाएगा, ऐसी कहानी। तो तनाव की अवधि एक ही होना चाहिए। तनाव की अवधि है जो किस पर निर्भर करती है, परिस्थिति पर निर्भर करती है। अभी जैसे अपने 12वीं क्लास की रिजल्ट है, 12वीं क्लास के रिजल्ट आए तो परसेंटेज देखे होंगे सबके, कितने बड़े? हाँ, अपनी उधर क्लास में शायद तक 20 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 85% से ज्यादा परसेंट। कितने? 85। खतरनाक लेवल पे है क्या? और बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में ऐसा भी देखा होगा कि कम परसेंट बने और फिर भी उसके घर वाले माला पहना रहे हैं, ढोल वोल बजा रहे हैं, एकदम जबरदस्त काम है। कल अपने भी कोचिंग में ऐसे कर लिया था, जिसके 56% बने थे उसको भी बराबर एकदम फुल ट्रीटमेंट। और बहुत सारे ऐसे देखे हुए एक दो नंबर कम पड़ जाएगा, बहाना पड़ रहे हैं, घर में अपने आप को बंद कर लिया, घर वाले हैं जो परेशान है ना? तो ये कहानी है इसकी। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके आसपास का जो एक थोड़ा महत्वाकांक्षा का स्तर ज्यादा होना। और आजकल वैसे परसेंट तो मुझे लग रहा है कि सरकार है जो तनाव कम करने के हिसाब से ही थोड़ा छूट ही देती है। और एक सबसे बड़ा कारण है वो, अब ये तो कोई मार्केट में जो रिसर्च करते हैं वही बताएंगे, लेकिन अपनी भी तो रिसर्च है, अपन भी तो काम रोज ही यही करते हैं। तो अपने शिक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 40% से किसी टीचर का अगर रिजल्ट कम रह गया तो उसको सीधा या तो जैसे बांसवाड़ा का है तो श्रीगंगानगर लगाएंगे, श्रीगंगानगर का है तो बांसवाड़ा लगाएंगे, जैसलमेर वाले को धौलपुर लगाएंगे, धौलपुर वाले को जैसलमेर लगाएंगे। तो रिजल्ट ऑटोमेटिक 100% सब देगा, कहीं जीरो। क्योंकि सारे टीचर समझ गए कि भाई अगर मैं जो कम नंबर दूंगा तो सामने वाला को कम नंबर देगा, तो सारे टीचरों ने सबको फुल नंबर दे दिए, तो कहानी खत्म। अब जैसलमेर वाला कहाँ रहेगा? जैसलमेर में रहेगा, गंगानगर वाला गंगानगर में रहेगा। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ सकते, संभव नहीं है। क्योंकि वहां पर इतना मतलब संभव है, स्कोप है कि वो टीचर अगर पढ़ाने वाला है तो आप 100 साल तक पढ़ते रहेंगे तब भी आप 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते। और सब कितने हजारों बच्चों के जो हिंदी में 100 में से 100, मतलब जहां पर आपको व्याख्या करनी है एकदम 100%, 12वीं के बच्चे ने सही व्याख्या कर दी, मतलब पूरे में से पूरे नंबर एकदम भयंकर लेवल पे है। अंग्रेजी की जो डिक्शनरी छापते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर है, वो तो कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, और 12वीं का बच्चा कर रहा है अपना 100 में से 100 है, अपन सीख चुका, कंप्लीट है काम। ये कुल मिलाकर किस पर निर्भर करता है? परिस्थिति पर, है ना। कोई व्यक्ति है जो 56% वाला भी, कल मैंने इधर अपने क्लास में रहे, बहुत आनंद था, उसको जब माला पहनाई तो उसको लगा बस अब जिंदगी में जो अचीवमेंट करना था अचीवमेंट हो गया आपने। और 5-10 मिनट नहीं हुए उससे पहले तो उसका मैसेज आ गया कि सर फोटो फटाफट भेजो, है ना। सबको क्या है, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वहां पर है जो बहुत सारे ऐसे हैं और जो मेरे ज्यादा परसेंट वाले हैं तो बक ले रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? तनाव के सिद्धांत के बारे में। हालांकि मैंने इसको जो सकारात्मक रूप में लिया है, कोई विद्यार्थी ऐसे मत सोचना है मैं नहीं पढ़ूंगा और जब भी तब भी चल जाए। अपनी तरफ से अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट की टेंशन नहीं है। अगर पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं फिर रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है, तब वो थोड़ी गलत बात है। चलो अभी बात करनी है अपने को तनाव के सिद्धांत के बारे में। तो इससे पहले क्या बात कर रहे थे बोलो? तनाव के बारे में, है ना। तनाव क्या होता है, ये वो कहानियां पूरी, उसके कारण क्या होते हैं सारे के सारे, और किस पर निर्भर करता है? परिस्थिति पर, है ना। उसकी अवधि है जो परिस्थिति पर निर्भर करती है। तो बात कर लेते हैं अपन संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत। पहला क्या है बोलो? संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत। कॉग्निटिव कॉस्ट क्या है देख लेते हैं। ग्लास और सिंगर, जो सिद्धांत देने वाले विद्वान है उनका नाम क्या बोलो? ग्लास व सिंगर। तनाव होने पर व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रिया व संसाधन को काफी कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे तनाव ज्यादा अनुभव होता है। इसका मतलब क्या समझ? अगर व्यक्ति तनाव में है तो मानसिक रूप से उसका नुकसान होगा उसको, है ना। उसका जो नॉलेज है, उसका परिस्थितियों के प्रति जो रिएक्शन है, वो सारी चीजें गड़बड़ होगी। बहुत बार ऐसे देखा हो ना, किसी व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति को भयंकर लेवल पे गुस्सा आ रहा है और सामने वाले के एक खांच के चेटल, उस समय तो हो गया चलो ठीक है, अब वो तनाव खत्म हुआ, उसके बाद फिर उसको पूरे जीवन भर है जो वो भुगतना पड़ जाता है। वो देखा होगा, ऐसी बहुत बार कंडीशन बनती है। कुल मिलाकर ये शब्द लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत। और ये है जो एग्जीक्यूशन देखा होगा बहुत जगह, हम जो गुस्सा कर जाते हैं बाद में पता चलता है कि यार ये तो चीज गड़बड़ हो गई। दैहिक उत्तेजना का सिद्धांत। तनाव उत्पन्न होने पर दैहिक उत्तेजना से हृदय गति में वृद्धि, श्वास, ये सारी चीजें हैं, है ना। व्यक्ति का चेहरा कैसा पड़ जाता है? लाल हो जाता है, एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे लगता है दानव का रूप धारण कर लिया।
और व्हाट्सएप वाले बहुत होशियार है, उन्होंने एक इमेज ही तैयार कर रखा है ऐसा जो पूरा लाल ही रंग का है, गुस्सा बताने के लिए, है ना। बहुत बार कोई वो इमेज ही भेजे तो ऐसे लगता है कि इसको कूटे जाके, थोड़ा इसको ही लाल करे थे भेजने वाले को, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कुछ कुल मिलाकर। तो इसको कहा है दैहिक उत्तेजन का सिद्धांत, ठीक है ना। सामयिक कार्य का सिद्धांत, इसके अनुसार तनाव के नकारात्मक प्रभाव का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि सामयिक अनुक्रिया करना, जैसे ये सीधा सीधा जो एक ही शब्द आया जिसकी अपन बात कर रहे हैं, समय समय में आता है ना क्रोध। लेजारस का तनाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसमें उद्दीपकों इसका प्रत्यक्षण व मूल्यांकन कैसे करता है। कोई व्यक्ति है जो, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या है, इसमें उद्दीपकों के प्रति इसका प्रत्यक्षण और उसका व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, मूल्यांकन कैसे करता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस सिद्धांत में ये बताया है। और निश्चयता का सिद्धांत, मार्टिन सेलिगमैन, विद्वान का नाम क्या है, मार्टिन मार्टिन सेलिगमैन। तनाव व्यक्ति में निस्सहायता का भाव पैदा करता है। निस्सहायता का मतलब ऐसे व्यक्ति है जो एकदम घायल टाइप महसूस करता है अपने आप को तनाव की स्थिति में, हेल्पलेसनेस। तो 5 सिद्धांत दे रखे हैं तनाव के, पांचों में पहला तो समझ में आ गया, कीमत चुकाने की बात की थी, इसका मतलब संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत। दूसरा था दैहिक उत्तेजना, गुस्सा वगैरह आएगा, हृदय गति बढ़ जाएगी, है। सामयिक कार्य का सिद्धांत, इसमें भी बात की थी, संवेगात्मक रूप से कुछ समय के जो ऑटोमेटिक प्रकट होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना किस समय की है, क्रोध की है। फिर लेजारस का तनाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत, उद्दीपकों का प्रत्यक्षण और मूल्यांकन कैसे करता है, थोड़ा समझ में कमा रहा है। विद्वान का नाम ध्यान रखना कौन है, लेजारस। अपनी तरफ से उन्होंने दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्या दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। और संज्ञानात्मक में वही है कि व्यक्ति का प्रतिक्षण और जो मूल्यांकन करता है किसी भी परिस्थिति का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर निस्सहायता, ये निश्चयता नहीं है, निस्सहायता है ना, निस्सहायता का सिद्धांत, हेल्पलेसनेस आ जाएगी, व्यक्ति है जो अपने आप को कैसा फील करेगा, निस्सहाय, ऐसे कहेगा। मतलब किसी ये वाला सिद्धांत तो कुछ ये करना है, तो कोई व्यक्ति ऐसे कहे ना मारो तो कोई कौन है, इसका मतलब वो ये स्थिति में है, किसमें है बोलो, निस्सहायता की स्थिति में। ऐसे देखा होगा बहुत बार है जो, अभी बात करते हैं दुश्चिंता, एंग्जाइटी जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, दुश्चिंता के बारे में बात करते हैं। भय व आशंका की अवस्था, जब व्यक्ति उपयुक्त अहम रक्षा को न अपनाने पर असफल होता है, तब ये विकसित होती है क्या, दुश्चिंता। नाम से ही पता चल रहा है चिंता है, लेकिन वो कैसी है, नकारात्मक है। चेतन तथा अचेतन के मध्य उत्पन्न होने वाली संघर्ष की स्थिति दुश्चिंता कहलाती है। दुश्चिंता को स्पाइल बर्गर ने 2 भागों में विभक्त किया है, शील गुण सामान्य दुश्चिंता और विशिष्ट आतंक दुश्चिंता। अब शील गुण या सामान्य दुश्चिंता है, उसमें क्या आएगा, तनावग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, कैसा हो जाता है बोलो, तनावग्रस्त हो जाता है। स्थायी रूप से सभी मनुष्यों में कुछ मात्रा में यह जो पाई जाती है, निश्चित रूप से। अपना जो ये किस रूप में पाई जाती है, जैसे हमारा एग्जाम है तो बहुत बार ऐसे लगता है ना यार आधा घंटा आज थोड़ा रिलैक्स, तो उस समय थोड़ी ये चिंता आती है या आधे घंटे में अपन कुछ पढ़ लेंगे थोड़ा, तो ये सामान्य रूप से सब में पाई जाती है। फिर विशिष्ट आतंक दुश्चिंता, ये है जो खतरनाक लेवल है, मतलब दहशत का माहौल है, या फोबिया है, क्या है बोलो, फोबिया। बहुत बार फोबिया का मतलब समझ गए, कभी सुना तो होगा ही। हाँ, किसी एक खास चीज से डर लगता है तो उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे कुत्ता काट ले तो वाटर फोबिया, ऐसा कुछ हो जाता है। पानी से व्यक्ति हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको, है ना, वाटर फोबिया। हाँ, साइंस साइंस है जो उसको क्या बोलती है, हाइड्रोफोबिया। आगे अपन बात करें किसके बारे में बोलो, दबाव, स्ट्रेस। इसकी उत्पत्ति स्ट्रिंगर शब्द से हुई है, कसना, जिसका मीनिंग होता है दबाव किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया है, क्या है बोलो, अनुक्रिया। आधुनिक दबाव शोध के जनक है जो हेंस सेल्वे, दबाव के ऊपर रिसर्च किस विद्वान ने किया, हेंस सेल्वे। इसके लक्षण क्या है, ध्यान केंद्रित न कर पाना, यानी व्यक्ति है जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, जैसे पढ़ रहे हो और पढ़ने में मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, इसका मतलब समझ जाओगे किसी न किसी किसमें हो, दबाव में हो। स्मृति हास, बहुत बार क्या पढ़ा वो याद नहीं रहता है। आत्मसम्मान में ऑटोमेटिक खुद के बारे में खुद है जो गलत सोचने लग जाता है, डिसीजन भी गलत लगता है। अकुलता आ जाती है व्यक्ति में, एकदम मतलब थोड़ा घबराया हुआ सा। इमोशनली कैसा हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, डर लगने लग जाता है, अनावश्यक दुश्चिंता, अवसाद, निद्रा में समस्या, नींद नहीं आ रही है। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो दबाव में है, किसमें है बोलो, दबाव में है। शारीरिक समस्या जैसे हृदय गति, रक्तचाप स्तर आदि परिवर्तन, बहुत बार है जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट है जो बढ़ गई है, बहुत बार कम हो गई है, ऐसी कहानियां। ये सब है जो किसके लक्षण बताए बोलो, दबाव के।
अब कुछ को लग रहा है इसका मतलब अपने भी दबाव में है क्या? लग रहा है कि किसी को? कुछ विशेषताएं तो देख सकते हैं ना अपन। जैसे एक इसका बताओ, देखिए गलत निर्णय किसको कहेंगे अपन? मान लो कि ये एक उदाहरण है और ये आज गलत निर्णय में आ जाएगा। जैसे अपने सामने दो ऑप्शन है, एक ही भाई आज थोड़ा 1 घंटा और ज्यादा नींद निकालते हैं, एक ही अपन कोचिंग चलते हैं, और अपन ने डिसीजन ले लिया कि आराम से 1 घंटा और सोते हैं। वो निर्णय जो अच्छा है खराब है? हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो इस कारण, तो उस समय अच्छा भी हो सकता है, और कभी कभी है जो गड़बड़ी भी हो सकता है। इसके अलावा और सोचो, देखें गलत निर्णय में क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी अपने रीड की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के हिसाब से सोचो, बोलो ना। फिर और भी पूछूंगा एक दो, फिर इसका आंसर बताओगे तो। एक तो बता दिया मैंने गलत निर्णय का उदाहरण। बस ठीक है, फिर छोड़ देते हैं अपने के, आगे चलते हैं। दबाव का प्रभाव संवेगात्मक, शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक रूप से पड़ता है। चारों क्षेत्र हैं जो बता दिए, इसमें जो दबाव से प्रभावित होगा व्यक्ति। इमोशन है जो डिस्टर्ब होंगे, बॉडी का जो भी एक्शन लेने का वो सिस्टम, संज्ञानात्मक रूप से नॉलेज, और प्रैक्टिकली जो वो बिहेवियर करता है लोगों के साथ, वो भी है जो प्रभावित होगा। दबाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। दीर्घकालिक दबाव का प्रभाव शारीरिक परिश्रांति जैसे थकान, कमजोरी, मानसिक परिश्रांति जैसे दुश्चिंता, असहायता व संवेगात्मक परिश्रांति में पड़ता है। इसे बर्नआउट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? बर्नआउट बोलते हैं। क्या क्या चीजें आई हैं इसमें? एक तो थकान महसूस होगी व्यक्ति को लगातार, या कमजोरी फील होगी, या मानसिक थकान फील होगी उसको, है ना, फालतू फालतू की चिंताएं आएगी दिमाग में, या अपने आप को हेल्पलेस समझेगा, या संवेगात्मक रूप से भी व्यक्ति है जो थकान महसूस करेगा। कौन सा एक है जो जीएस का सही क्रम है? 3 नंबर, चेतावनी, प्रतिरोध तथा समाप्ति। ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं ना, यूपीएससी में पूछा है? आगे है क्या? सेल्वे नामक विद्वान ने दीर्घकालिक प्रभाव के प्रतिरूप को सामान्य अनुकूलन संलक्षण नाम दिया है। इसके 3 चरण होते हैं। कुल मिलाकर दीर्घकालिक प्रभाव के प्रतिरूप को बांटा है। सबसे पहले तो सचित प्रतिक्रिया शुरू में, है ना, वो जो सचेत होकर प्रतिक्रिया करेगा। एड्रिनल, पीयूष, कोर्टेक्स तंत्र तथा अन्य अंतःस्राव को छोड़ता है जिससे दबाव उत्पन्न होता है। ये तो कुल मिलाकर वो जो अपने हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है उसकी कहानी हो गई। फिर दूसरा है प्रतिरोध चरण। दीर्घकालिक दबाव की स्थिति में प्रारंभ होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के संसाधनों का सावधानी पूर्वक सामना करने के लिए तैयार करता है। फिर हमारा जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो तैयार होता है उस दबाव की स्थिति को झेलने के लिए। और परिश्रांति चरण, दीर्घकालिक दबाव की स्थिति में शरीर के संसाधन निष्कासित हो जाते हैं। एडलर और पार्कर ने दबाव के सामने 3 युक्तियां बताई थी। तो कुल मिलाकर ये जो प्रश्न था ना अभी अपना, इसको चेतावनी, प्रतिरोध और समाप्ति, है ना। एडलर क्या करें? कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति, दबाव स्थिति के बारे में सूचना एकत्रित करना, विकल्प की तलाश व संभावित परिणाम के बारे में सोचना, इसको क्या कहेंगे अपन? कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति, एक्शन ओरिएंटेड डिवाइस। फिर दूसरा है संवेग अभिविन्यास युक्ति। इसमें संवेगों पर नियंत्रण शामिल करता व्यक्ति है जो संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू करता है। फिर परिहार अभिविन्यास युक्ति, दबावपूर्ण विचारों को नकारना या उनका क्या करना बोलो? परिहार करना, खत्म कर देना, दमन कर देना, अवॉइड कर देना। तो ये 3 जो किसने बताया? एडलर और पार्कर ने बताया। और ये 3 जो गैस वाला सिस्टम है वो किसने बताया बोलो? सेलवे। ठीक है ना, सेलवे को याद रखेंगे। कौन सा नियम बताया इसने? जीएएस, है ना, सामान्य अनुकूलन संलक्षण। देखो अंग्रेजी बनाओ, देखिए जी का तो जनरल हो जाए सामान्य, और अनुकूलन को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अनुकूलन? एडजस्टमेंट। हाँ सब तो है, अभी देखते हैं देखें। और एस का क्या बन जाएगा? संलक्षण को क्या कहेंगे? सिम्टम्स है, ऐसा कुछ होता है संलक्षण, सिम्टम्स या ऐसा कुछ शब्द आता है, हालांकि इन्होंने लिखा तो है लेकिन जीएस का फुल फॉर्म नहीं। चलो सब ध्यान रख लेना। पहला था सचेत, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा परिशांति। अब दबाव के आयाम के बारे में बात करते हैं अपन। आयाम कौन कौन से हैं? 4 आयाम बता रखे हैं। कितने आयाम बता रखे हैं? 4। पहला है तीव्रता। क्या बता रखा है? तीव्रता। तो समय, ये दबाव है जो या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो ज्यादा है तो उसको अपन ज्यादा तीव्र बोल देंगे, कम तीव्र बोल देंगे, कम है तो। फिर है अवधि।
अवधि में जो कभी कभी दबाव बहुत ज्यादा समय तक रहेगा और कभी कभी दबाव कम हो जाएगा। और एक है जटिलता, कम या अधिक, वो कभी कभी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, व्यक्ति की हालत है जो खराब हो जाती है। भविष्य कथनीयता, भविष्य कथनीयता का मतलब क्या है, कभी हम जो कोई व्यक्ति दबाव में है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इन फ्यूचर है जो क्या स्थिति रहने वाली है, तो वो भविष्य कथनीयता हो जाएगी। दबाव विशेष, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक, निचेन भाव गलत विचारों के स्थान पर सकारात्मक विचार रखना, ये है जो संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक कहलाती है ना, दबाव के अंतर्गत ही उसको कंट्रोल करने के हिसाब से होगा शायद तक। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व की कोबासा ने 3 विशेषताएं बताई हैं, प्रतिबद्धता, नियंत्रण और चुनौती। पहला तो क्या है, प्रतिबद्धता, दूसरा क्या है, नियंत्रण, और तीसरा क्या है, चुनौती। तो तीनों शब्द ध्यान रख लेना, ये किसने बताया, कोबासा ने, ठीक है ना। और दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व, इसका मतलब क्या है, दबाव है उसको रोकने वाला व्यक्तित्व कैसा होगा, तो एक तो कमिटमेंट रखेगा, नियंत्रण रखेगा और चुनौती स्वीकार करने वाला होगा। दबावपूर्ण घटना की मापनी निर्माण होल्मस और राहे निकिया ने किया, तो ये भी ध्यान रख लेना, मापनी निर्माण में कौन है, होल्मस है और राहे निकिया। 3 प्रकार बताए हैं। मोरिस दबाव मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है उसे विशिष्ट भावना के अनुसार रहना या व्यवहार करना है, कोई एक स्पेशल थोड़ा उसमें आ जाता है वो दबाव। और इसको बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, ये दबाव वाला पहले भी मैंने यही उदाहरण दिया था सेम, है ना। और क्योंकि बहुत सारे बार हैं जो हम ये मतलब जीवन में अनुभव करते हैं चीजें, तो थोड़ा ठीक रहता है। जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं और मैच देख रहे हैं और लास्ट फाइनल जो चल रहा है, जैसे 1-2 ओवर बच रहे हैं, इसके बाद अगर टीम की हार जीत है उसमें भी फिर दबाव में है, यानी कि जैसे बैटिंग कर रही है अपनी टीम तो कम गेंदें बच रही हैं, ज्यादा रन बनाने हैं, या फिर अपनी टीम है जो बॉलिंग कर रही है थोड़े से रन बनाने हैं और सामने वाली टीम के अभी आउट ही नहीं हुए ऐसा, तो उस समय जो खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा होता है या बैटिंग कर रहा होता है उसको अपन फील कर सकते हैं, वो ये सारी कहानियां जो उसके साथ आ जाती है। फिर ये आया था ना, इसमें एक जगह आया था अभी हम पढ़ रहे थे उसमें, ये वाला सिस्टम है जो अगर जिसका जितना मजबूत है वो जो वहाँ टीम को निकाल के ले जा सकता है, जिसमें प्रतिबद्धता है, भाई कितना ही दबाव में हो फिर भी है जो टीम को जिताना है, इसको अपन क्या कहेंगे, कमिटमेंट कहेंगे, है ना। और नियंत्रण, उस समय अपने समय को ऊपर आप जितना नियंत्रण रख पाएंगे उतना आप बढ़िया वहां कर पाएंगे। और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, चुनौती स्वीकार करना। बहुत सारे जैसे वो आ गया एक शब्द हमने पढ़ा था जस्टिस, इससे पहले निस्सहायता, कोई व्यक्ति ऐसे सोच ले तो फिर वो सरेंडर कर देगा और फिर टीम भी हार जाएगी क्या। भौतिक दबाव में बाढ़ भूकंप की बात कर ली थी हमने, मनोवैज्ञानिक में जो कुंठा तनाव हो सकते हैं, सामाजिक में जो हमारे नियम रीति रिवाज पारिवारिक स्थिति आर्थिक ही आ जाएगी थोड़ी बहुत। दबाव के मुख्य प्रकार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखे थे हमने। कभी कभी सकारात्मक दबाव भी, मतलब दबाव को सकारात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि दबाव है इस कारण है जो व्यक्ति जो सही एक्शन लेता है, काम करता रहता है, ठीक रहता है। तनाव धनात्मक या लाभकारी को कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में जो क्या कहा है, यू स्ट्रेस, ठीक है। ये डी स्ट्रेस और यू स्ट्रेस शब्द आए तो इनको भी ध्यान रख लेना। नेगेटिव के लिए शब्द क्या है, डी स्ट्रेस है। अब यू स्ट्रेस को याद रख लेना, यू का मतलब ये से अंग्रेजी तो ये इस तरह से बनी हुई है उसकी, लेकिन इसमें यू आया है तो इसमें ये सब ध्यान रखोगे तो उत्तम, ध्यान रख लेना, उत्तम मतलब सकारात्मक। दबाव की तकनीक, लेजारस और फोगमैन, समस्या केंद्रित, समस्या का विश्लेषण समझना, समाधान करने के विकल्प पर ध्यान देना, तो ये दबाव की कौन सी तकनीक कहलाई, समस्या केंद्रित। यानी आपने जो पूरा फोकस किस पे कर लिया, प्रॉब्लम पे कर लिया ना, समस्या पर। संवेग केंद्रित, स्वयं को संवेगात्मक रूप से प्रभावित नहीं होने देना, इसको क्या कहेंगे, संवेग केंद्रित। और क्या उपाय हो सकते हैं, ध्यान, बायोफीडबैक, व्यायाम, शरीर पर नियंत्रण, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये ध्यान है, आजकल इसके लिए एक शब्द आता है मेडिटेशन, सब सुना गया मेडिटेशन, बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया में है जो वर्ल्ड वाइड इस समय बहुत फेमस हो गया है। और खूब सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं, इसके दम पे तो करोड़ों अरबों रुपए का मार्केट हो गया है। वहां कुछ नहीं करना होता उनको, जो मतलब मेडिटेशन सिखाया जाता है। अपने यहाँ बैठे उनमें से तो कोई नहीं जो मेडिटेशन करता हो रोज, मतलब बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे कुछ कुछ को ऐसे लगता है ना कि हम, मैं जैसे मान मान लो कि मैं मेडिटेशन मेडिटेशन करता हूँ और मैं कह दूं ऐसे तो सब है जो मुझे बाबा जी की दृष्टि से देखते अच्छा ये है, ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। आधुनिक रूप में जो जितना मतलब हाई लेवल का काम करेगा उसको इसकी आवश्यकता भी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। कोई स्टूडेंट है मान लो 10 मिनट ही मेडिटेशन करता है तो उसको फायदा तो है निश्चित रूप से है। क्या कोई है क्या, बोलो जो ये स्वीकार कर सकता है, हाँ आई एम, हम तो मेडिटेशन करते हैं।
धर्मराज के मेडिटेशन की आवश्यकता ही कहाँ। मस्त आदमी है पहले ही। मेडिटेशन तो उसके हैं जिसके बहुत तनाव की स्थिति में आ जाए कोई खतरनाक। चलो इसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे और बात करते हैं। दबाव का प्रभाव बहुत रूपों में पड़ सकता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक, ये भी ऊपर लिखा हुआ ही था। तो अभी जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ, क्या है नाम बोलो? दबाव। तो दबाव के बारे में थोड़ा सा बताओ रे, वापस बताओ क्या क्या पढ़ा हमने। ये स्थिति है जो क्या है, ऐसे बोल के ही बता दो। चलो दबाव किसे कहते हैं ये बता दो। हम्म? नहीं, अपने अपने शब्दों में बताओ, तो किताब की लैंग्वेज तो वो तो, किताब को तो पढ़ना इसी कारण तो इसको बोर्ड पे लगा रखा हमने। अब किताब को पढ़ लिया है, उसको बोलते हैं रीडिंग, ये रीडिंग लग गई। अब जो बात कर रहे हैं इसको अपन बोलेंगे क्या? अब स्टडी बोलेंगे, अब अध्ययन स्टाइल में आ गया काम। बोलो ना, अब जो भी बोलोगे वो अध्ययन है। जवाब देने का भी दबाव है। अपने तो एक सीधा सिस्टम है ना कि दबाव कहाँ लिखा हुआ उधर चले जाओ वापस। दुश्चिंता की बात है ना, किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया है ना। और इसमें जो दबाव में क्या क्या लक्षण आएंगे व्यक्ति के, तो ध्यान, मतलब कि उसका जो चेता नहीं लगेगा सही जगह, जैसे पढ़ने में और इसमें स्मृति हास, भूलना शुरू हो जाएगा। ये इतनी सारी तो कहानियां पढ़ी रहती, बोले नहीं रहे। नींद नहीं आएगी, दबाव के लक्षण है, नींद नहीं आती व्यक्ति को, इसका मतलब व्यक्ति किसमें है? दबाव में है। भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाएगा, कभी रो रहा है, कभी क्या, कभी क्या, मतलब उसको डर लगने लग जाएगा। और दुश्चिंता, अवसाद, शारीरिक समस्याएं जिसमें जो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाना, ये कहानी भी रहेगी। फिर ये ध्यान रख लेना, समय का जो मतलब दबाव का जो संवेगों के ऊपर, चाहे उसकी बॉडी के एक्शन है उस पर, संज्ञान या व्यवहार सब पे फर्क पड़ता है। और व्यक्ति ये जो फील कैसे करेगा दीर्घकालीन में, असहाय फील करेगा अपने आप। फिर ये इसमें तीन शब्द थे, चेतावनी, प्रतिरोध और समाप्ति, किसने दिए? सेलवे, सेलवे को याद रखना पड़ता है। एडलर और पार्कर ने इसमें जो तीन शब्द काम में लिए थे, कौन कौन से बोलो? कृत्य, अभिविन्यस्त, संवेग और परिहार। कारण में हमने, आयाम में हमने बात की थी, तेज हो सकता है, ज्यादा या कम हो सकता है, और कम या अधिक जटिल हो सकता है। एक भविष्य गणनीयता की बात की थी। फिर दबाव विशेष में हमने कुछ इसकी तकनीक की बात की थी, जिसमें संज्ञानात्मक, दबाव प्रतिरोधी और दबाव पूर्ण घटना की मापनी या, हाँ, दबाव पूर्ण घटना। और इन दबाव पूर्ण घटना की मापनी तैयार करने वाले का नाम भी था, कौन थे? होल्मस और राहे नी किया। अब कुछ को लग रहा है इसको याद करना है, नहीं करना है, तो बहुत जरूरी नहीं है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया। फिर प्रकार में हमने देखा था भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अच्छा है उसको यूस्ट्रेस बोलते हैं, और नकारात्मक है उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं, ये भी याद होना चाहिए। फिर दबाव की तकनीक में समस्या केंद्रित, अगर आप समस्या पे फोकस करते हैं तो समस्या केंद्रित, संवेग को कंट्रोल करते हैं तो संवेग केंद्रित। और इसके अलावा ध्यान, बायो फीडबैक है, शरीर पर नियंत्रण या व्यायाम। दबाव का प्रभाव संज्ञानात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से हो सकता है। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली, किसके बारे में बोला? दबाव के बारे में। अब तो बता दो, अब बताओ दबाव क्या है, किस स्थिति को दबाव कहेंगे? एक बार और पढ़ लिया। हम्म? किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया है ना, उसको क्या कहेंगे? दबाव। अब मांग क्या है बोलो? हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, भाई ये की बात नहीं कर रहा, दबाव तो आंतरिक की बात कर रहा है। अरे मांग का मतलब ये है, जैसे मान लो कि अपना जो घर वाले, जो भी समाज और सोसाइटी सब चाहते हैं कि अपना क्या हो, एग्जाम में सिलेक्शन हो, तो यही तो मांग है। मांग है या नहीं? अब सब सोच लेंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो, तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। फिर आएंगे अपन दबाव में, अरे यार इतनी चीजें पढ़ दी, साइकोलॉजी पढ़नी, करंट जीके पढ़ना, फिर राजस्थान जीके पढ़ना, फिर ये टेस्ट और अलग से आ गया, प्रज्ञान है, इसमें अपनी रैंक कम आएगी क्या है। तो ये सारी सारी की सारी स्थितियां जो मानसिक रूप से होगी, अंदर ही अंदर दिमाग में जो कहानियां चलती रहेगी व्यक्ति के,
फिर है जो वो नींद है जो उसकी उड़ जाएगी, उड़ेगी नहीं, है ना। फिर उसके समय है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, फिर और बहुत सारी कहानियां जैसी बनेंगी। ये सब चीजें मिलके और क्या कहलाएगी, दबाव कहलाएगी। बहुत बार ऐसे होता है ना कि अपने को जो मतलब स्थितियां ऐसी हो गई कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ, और उस समय अब समझाने वाला भी कोई है नहीं। फिर अपन प्रयास करते हैं कोई इस तरह का मतलब वो व्यक्ति बातचीत करते हैं, बताते हैं कि भाई ये समस्या आ रही है, फिर वो थोड़ा कंट्रोल में आती है स्थितियां। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे किसके बारे में बोलो, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, संघर्ष के बारे में। ये जरूर सबके कंप्लीट है कि प्रतिहार प्रतिहार वो इसी में आता है ना। हाँ। सर्वप्रथम इस पर प्रयोगात्मक अध्ययन ए आर लूरिया, इसने किया था, ए आर लूरिया, कूट लेविन ने इन अध्ययनों का प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया, तीन प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष बताए। तो ये तीन प्रकार के जो परिहार परिहार ये पढ़ते हैं ना अपन, ये अपने कुर्तिया नहीं बताए हैं, याद रखना, ठीक है। किसने बताया, कुर्ट लेविन ने बताया। सीएल और के आर सीआर सी डब्ल्यू बी सीआरस भी है, उसको पढ़ेंगे अपन मानसिक स्वास्थ्य में। और उन्होंने जो अलग चार प्रकार बताए हैं, सीएल हल ने भी इसमें प्रयोग किया है, बी ए मार ने भी किया है, डेलीज ने भी प्रयोग किया है, फ्राइड भी जिंदाबाद आदमी है, इसमें सबके नाम आएंगे। एक विद्वान है, नाम है रच। जब व्यक्ति को लक्ष्यों में एक या दूसरे को चुनना जो धनात्मक, ये कंप्लीट है, पढ़ का मतलब आ जाएगा ये। द्वंद्व चेतन व अचेतन दोनों स्तर पर, मुख्य रूप में चेतन, मानसिक रोगियों में अचेतन स्तर पर। अगर मानसिक रोगी है कोई तो अचेतन स्तर पर, बाकी है जो सामान्य व्यक्तियों में चेतन स्तर पर यह स्थिति बनती है। मन के अनुसार निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, मन कह रहे हैं ये बात। डगलस और होलैंड के अनुसार दो विरोधी विचार का विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या है, द्वंद्व या संघर्ष है या कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कहना चाहो। डगलस और होलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या है, तो कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत, अच्छा, अनहोनी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा, सरल प्रश्न पूछ लिया। बोरिंग व लेक फील्ड वह अवस्था जिसमें विरोधी व समान शक्तियां प्रेरणाएं एक ही समय कार्यरत होती हैं। विरोधी हैं शक्तियां लेकिन एक ही समय जो एग्जीक्यूशन में आ रही हैं, एक्टिव हैं, तो फिर बोरिंग के अनुसार वो है जो कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था है। शेफर क्या करें, ऐसी स्थिति जिसमें दो या अधिक विरोधी व्यवहार संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी पूर्ति एक समय में संभव नहीं है, तो ये शेफर के अनुसार परिभाषा हो गई कॉन्फ्लिक्ट की। कर्थविन क्या करें, मानसिक द्वंद्व अभिप्रेरणा का टकराव होता है। किसका टकराव, अभिप्रेरणा का टकराव, बढ़िया काम में लिया शब्द इन्होंने, कर्थविन। क्रो एंड क्रो, द्वंद्व इस स्थिति को व्यक्त करता है जब वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करता है जो इसकी इच्छा के क्या हो, विपरीत हो, सामना करना पड़ेगा विपरीत स्थिति का। सिगमंड फ्राइड, ईड ईगो का सुपर ईगो में समन्वय का अभाव, तो ये तो आराम से पता चल जाएगी ना परीक्षा, तो ये ईड ईगो सुपर ईगो जो शब्द इसने दिए। अब द्वंद्व के प्रकार की बात करते हैं। कुर्ट लेविन ने कितने दिए, तीन। उपागम उपागम द्वंद्व, पहुंच पहुंच उपागम या अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो उपागम उपागम को याद रखना अपने को, किसने दिए हैं, कुर्ट लेविन ने। कभी ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं वो कि ये तीन प्रकार है, उपागम उपागम, और ये जो उपागम में पहुंच पहुंच, या जिसको अपन है जो उपागम उपागम भी कह सकते हैं, या परिहार शब्द भी आएगा एक जगह, ये किसने दिए हैं, तो फिर अपन कुर्ट लेविन को नाम याद रखेंगे, है ना, कुर्ट लेविन को याद रखना। अब इसमें क्या है, दो सकारात्मक विचारों के मध्य उत्पन्न होने वाला संघर्ष, यानी दो प्रिय वस्तुओं में से किसी एक को चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष क्या कहलाएगा, बोलो बोलो ना, उपागम उपागम द्वंद्व। और अपने जो धीर सर है, जो होशियार आदमी है, तो उन्होंने उदाहरण जो ऐसा चुन लिया बढ़िया कि भाई आदमी एक दूसरी बार नहीं पढ़े तब भी उसके ये तो कम से कम भेजे में बैठ जाएगी क्या कहानी, है ना। यानी कि जैसे किसी लड़के को शादी करनी है और उसके सामने है जो ऑप्शन कितने हैं बोलो, दो ऑप्शन है, तब फिर उसके जो ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम क्या दिया, उपागम उपागम या पहुंच पहुंच। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तब उसको क्या कहेंगे बोलो, ग्राह्य ग्राह्य। तो अब खूब सारे नाम आ गए अलग अलग, तो समान अर्थ में याद रखना सबको, है ना। फिर परिहार परिहार, दो नकारात्मक विचारों के मध्य उत्पन्न होने वाला संघर्ष, अवांछनीय विकल्पों में से किसी एक का चुनाव। इसमें बच्चा दोनों से बचना चाहता है, क्या करना चाहता है, दोनों से बचना चाहता है। जैसे ना पढ़ना चाहता है, ना मैच देखना चाहता है, एक सैनिक मृत्यु के वजह से युद्ध करना नहीं चाहता और ना ही कायर कहलाना चाहता है, तो बहुत सारी कहानियां हैं। उपागम परिहार, पद्धति व वर्जन उपागम, अप्रोच एविडेंस, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक स्थिति। तो गाड़ी खरीदनी है लेकिन पैसे नहीं देना है, तो इसको क्या कहेंगे, उपागम परिहार द्वंद्व कहेंगे। कुल मिलाकर उलझा हुआ सा मामला है, लेकिन अपने हिसाब से जो परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसका जवाब अपन आराम से दे पाएंगे।
क्योंकि उस एक ऑप्शन जो सही होगा उसके अलावा के ऑप्शन ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे कि ये इसके साथ जुड़े हुए नहीं। प्रश्न दे भी रखा है एक। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी स्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से डर भी रहा है। ये है जो क्या स्थिति है, तो इसको बोलेंगे अपन पद्धति वर्जन। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। बहु उपागम परिहार द्वंद्व, बहुत बार जो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जब जो दो या दो से अधिक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्थितियां बन जाए तो उसको बहु उपागम परिहार द्वंद्व कहेंगे। ये बहु तो बताएगा दो से ज्यादा, फिर उपागम और परिहार यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। दबाव संचारण प्रशिक्षण, मिचेन बाम, ये पहले भी नाम आया। व्यक्ति के नकारात्मक व अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक और विवेकी विचार प्रतिस्थापित करना, इसको क्या बोलते हैं? दबाव संचारण प्रशिक्षण। संघर्ष से बचने के उपाय, ये अच्छी बात है क्या? अच्छा पॉइंट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना जो ठीक रहेगा। पहला है उच्च आदर्श प्रस्तुत करें। व्यक्ति के सामने जो हमें आदर्श कैसे बच्चे के सामने कैसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, बोलो? उच्च आदर्श। अब उच्च आदर्श का मतलब क्या समझेंगे, मीनिंग क्या है इसका? बोलो ना, उच्च एक बोल जाओ ना, ये उच्च आदर्श। उदाहरण तो खूब सारे हो सकते हैं उच्च आदर्श। एक ऐसे बोल जाओ ना कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों 8वीं क्लास, या मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तो उच्च आदर्श का मतलब क्या समझाऊं? हाँ भीमा, परिवार और विद्यालय का वातावरण कैसा हो? स्वस्थ हो, तब भी है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम रहेगी। अब परिवार और वातावरण का मतलब परिवार व विद्यालय का वातावरण स्वस्थ हो, इसका मतलब तो बता सकते हैं? ये फिर बाद में मैं बता दूंगा, चलिए उच्च आदर्श वाला ये तो बताओ। इसमें और कोचिंग भी लिखूं क्या कि परिवार विद्यालय व कोचिंग का वातावरण स्वस्थ हो? हाँ ऐसे घर वाले हैं जो आपस में जो भटका भरने वाले नहीं हो, है ना? ऐसे आपस में बहुत बहुत जगह देखा हो परिवारों में ऐसे भयंकर लेवल पे लड़ाइयाँ, तो उसका जो फिर कॉन्फ्लिक्ट में भी यहाँ भी संभावना रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा सबका, तो फिर जो पढ़ने वाली पीढ़ी है उसके नुकसान हो गए होगा। बोलो और बोलो। देखो 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 देखो, धर्मा वो भारी हो रहा है। मासा बनने लड़ेगी। हाँ लेकिन बात है मैडमों के आना है ना, ये बदला में वो गड़ना में नहीं इसका कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। निर्देशन व परामर्श लगातार क्या होना चाहिए? बालक है उसको प्रॉपर निर्देशन मिलने चाहिए, परामर्श मिलना चाहिए। अभिप्रेरणा का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर समायोजन का प्रशिक्षण देना चाहिए। कहीं कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बन रही तो अपने आप को समायोजित कैसे करना वो। फिर मानसिक चिकित्सा की खूब सारी संभावनाएं बन सकती है। अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ेंगे तो समायोजन में, उसमें अप्रत्यक्ष तो शायद 4-5 ही है, लेकिन नहीं प्रत्यक्ष 4-5 ही है, अप्रत्यक्ष खूब सारी है, उनका उपयोग किया जा सकता है। चलो उच्च आदर्श प्रस्तुत करें का मतलब क्या है? अब वापस आते हैं। हाँ, महान व्यक्ति को उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जो समस्या में आ रहा है, तब अपन कहेंगे यार महाराणा प्रताप जैसे जो राजा रहे थे, अगर ये एक बार जो वो ऐसे कह देते कि भाई ठीक है ओके, तब तक तो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जो अपने स्वाभिमान के लिए ऐसे कितना संघर्ष किया। तो जब भी संघर्ष कर रहा व्यक्ति तो उसको जो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, जब आज महाराणा प्रताप को किस रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने उस समय थोड़ी टक्कर ली थी इसलिए। तो फिर कोई वो बच्चा कहेगा तो मैं टक्कर ले, तो हाँ टक्कर लेनी पड़ेगी भाई, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। जो भी मेहनत करनी है, मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़ना है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनुकूल हो। और बहुत बार क्या बहुत बार विद्यार्थी को ये समझा नहीं पाते, समाज समझा नहीं पाता, या विद्यालय के गुरु जो टीचर वगैरह होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो नहीं समझा पाते हैं, या और जो भी परिस्थितियां हैं वो कुल मिला के उसके समझ में नहीं आती। बाकी कोई भी अगर अपन काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या कोई सा एग्जाम देने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, अंतिम रूप से किसको फायदा है? जो विद्यार्थी पढ़ रहा है सिलेक्ट होगा उसको फायदा है या नहीं? ये चीज बहुत बार भेजे में नहीं बैठती है। इस कारण भी बहुत सारे विद्यार्थियों के ये मानसिक जो तनाव रहता है, या अभी जो जितने सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन ये रहता है, उसको ये नहीं बता पाते हैं। कोई व्यक्ति ये समझा नहीं पाता कि इसके बाद होने क्या वाला है। अगर आपका जैसे आप जो अभी मान लो 2 घंटे हैं जो ये टीवी वगैरह नहीं देख रहे हैं, या और भी बहुत सारी मनोरंजन की चीजें हैं, या बहुत जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको जो आपको त्याग कर चलना पड़ रहा है, तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा। ऐसे थोड़ी है जो ऐसी कैसी रहेगी जिंदगी बस 24 घंटे 8-10 साल तक ये मास्टर ऐसे ही पढ़ाता रहेगा, ऐसे रोज आना पड़ेगा टेस्ट देने, ऐसा नहीं रहेगा।
चीजें बदल जाएगी। और अगर इस समय आप सदुपयोग कर रहे हैं समय का, तो बहुत अच्छी होने वाली। अगर ये चीजें समझाएंगे तो उसको अपन उच्च आदर्श की बात। फिर वातावरण है जो स्वस्थ होना चाहिए, ये निश्चित रूप से जो अभी हमने लड़ाई झगड़े की ऐसी बात की है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना। और आजकल फर्क पड़ता है परीक्षा में, जो कितना पड़ता है, 1-2% नहीं तो पड़ता है। तो 1-2 नंबर ज्यादा आ गए या कम आ गए, तो वो कम आएंगे यदि अगर वहां वातावरण स्वस्थ नहीं होगा। और फिर प्रॉपर निर्देशन परामर्श है, अभिप्रेरणा है, मानसिक चिकित्सा है, समायोजन है, अप्रत्यक्ष विधियां हैं, ये तो है। और आगे बातचीत करते हैं समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधियां। तो प्रत्यक्ष विधियां है तो बहुत ज्यादा नहीं है, शायद नहीं है ना। बाधा का विनाश कर दो, क्या कर दो बोलो, बाधा का विनाश कर दो। अन्य उपाय की क्या कर लो, खोज कर लो, या कार्य विधि में ही क्या कर लो, परिवर्तन कर लो। लक्ष्य को ही क्या कर लो, प्रतिस्थापन कर लो। विरोधी तथ्यों में से व्याख्या करके और क्या कर लो, निर्णय ले लो। अब जैसे वहां एक कॉन्फ्लिक्ट आया था ना कि दो है सामने ऑप्शन अब अपने पास, तो वहां उसकी क्या करनी है, अब व्याख्या करनी है कौन सा है जो ज्यादा अनुकूल हो सकता है। तो शादी विवाह के मामले में आजकल जो ट्रेंड है, थोड़ा सा वैसे नहीं करनी चाहिए बात, लेकिन अब जब अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और एक ऐसी कक्षा है जहाँ जो अनावश्यक तनाव कोई विद्यार्थी नहीं लेता है फालतू का, तो अपन बात कर सकते हैं। जैसे जो आजकल की बात कर रहा हूँ, ये जो नया थोड़ा ट्रेंड है इसको मान सकते हैं अपन। बहुत सारे लोग बाग हैं जो अपने पहले के जमाने में जैसे होता था खानदान देखते थे, सही बात है क्या, भाई बढ़िया खानदान है, ये है, ऐसी बातचीत लगभग लगभग नॉर्मल अपन अपने सुनने में आती थी। आजकल इसमें भी और थोड़ा एडवांसमेंट हो गया, जो लोग बाग है जो साइकोलॉजी ज्ञाता है या थोड़े हाई लेवल पे हैं, तो वो जो बहुत जगह जो इस तरह की कहानियां भी चेक करते हैं, भाई आईक्यू लेवल क्या है, या और थोड़ा सा भाई महत्वाकांक्षा का स्तर सामने वाले व्यक्ति का कैसा है, क्या उनके परिवार का थॉट प्रोसेस है, काम में किसमें इंटरेस्ट है। ये आईक्यू लेवल वगैरह नहीं है जो क्यों चेक किया जाता है, इसके पीछे भी कहानी है। क्योंकि वातावरण के अलावा एक चीज और प्रभावित करेगी आने वाली पीढ़ी को, वो क्या है, वो वंशानुक्रम है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये कहानियां उसमें विरोधी तथ्यों की व्याख्या में ये चीजें काम में ले लेते हैं लोग। अब इसमें पूछ रखा आपने से क्या पूछ रखा बोलो, प्रत्येक तरीका पूछ रखा है। तो दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तो ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है, इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा। और परीक्षा में देखो 99% तक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से टीचर जो उलझाने का प्रयास करेगा अपने को, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष में। क्योंकि इसमें 4-5 ही है, तो इसको याद रखा जा सकता है, तो पक्का याद रख लेना। क्या क्या चीजें आई बोलो, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट है जो बैरियर है उसी को खत्म कर दो, बाधा का विनाश कर दो, या अन्य उपाय की खोज या कार्यविधि के अंदर है जो परिवर्तन कर दो। लक्ष्य का प्रतिस्पर्ध मतलब कि चेंज, वो शायद अपने शॉर्ट नोट्स में से लिखा हुआ था कि पहले तैयारी कर रहा था आईएएस की, फिर आरएएस की, ये अपने कंट्रोल में आ जाएगी वो चीज है। विरोधी तथ्यों में से व्याख्या करके निर्णय लेना, यानी कि जो भी चीजें हैं सामने हैं उनमें क्या करो, उसकी कुल मिला के और ज्यादा विस्तार से समझो, उसके बाद है जो डिसीजन लेना। समायोजन स्थापित करने की अप्रत्यक्ष विधियां, मानसिक मनोरचनाएं या रक्षात्मक युक्तियां या अहम रक्षात्मक युक्तियां या तरीके, ठीक है ना। अब इसमें जो खूब सारे दे रखे हैं यहाँ पर देखते हैं अपन, दो भागों में बांट रखे हैं, एक बता रखा प्राथमिक और एक बता रखा गौण। प्राथमिक में कौन कौन से थे, ऐसे तो नहीं पूछेगा प्राथमिक कौन सा है गौण कौन सा है। मुख्य जिनको कहते हैं उसको प्राथमिक कह दिया है, मानसिक तनाव, संघर्ष और चिंता को दूर करती है, तीव्रता को कम करती है, या फिर मानसिक संघर्ष से उत्पन्न जो तनाव है उसको कम करने वाली शक्ति होती है। इसमें आती हैं चीजें दमन, क्या लिखा हुआ बोलो, दमन, प्रतिगमन, एक समन भी पढ़ते हैं दमन और समन। दमन तो होता है जानबूझ के, बोलो, दमन जानबूझ के होता है, समन होता है जानबूझ के, है ना। और दमन क्या होता है, दोनों ही है जो रिमूविंग प्रोसेस ही है। देखते हैं और देखो, प्रतिगमन है प्रतिक्रिया निर्माण है, रिएक्शन फॉर्मेशन, बहाने बनाता है कि इसमें व्यक्ति। युक्तिकरण है, तर्क दे देता है अपनी तरफ से कुछ छोटा मोटा। रूपांतरण है, उदात्तीकरण है, सब्लिमेशन, जो सभ्यता का आधार है क्या, ऐसा पढ़ते हैं अपन। ये सारे की सारी हैं जो किसमें आएंगे, दमन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण, उदात्तीकरण और रूपांतर, ये किसमें आएंगे, प्राथमिक में। गौण में क्या क्या है, देखो, स्वयं मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव आदि को दूर करने की क्षमता नहीं रखती, परंतु इन तनावों को कम करने में वे अन्य मानसिक मनोरचनाओं की थोड़ी बहुत मदद कर सकती है। जैसे है जो क्या क्या है, देखो पहला है पलायन, क्या है बोलो, पलायन। पलायन का मतलब क्या है, भाग जाना, है ना, वो जो भी समस्या है उसको छोड़ के भाग जाना। जैसे कोई व्यक्ति है दिवालिया हो गया और वो साधु सन्यासी बन गया मान लो, एकदम मस्त, कोई लफड़ा ही नहीं रहा, खत्म। आत्मीकरण, क्या है बोलो, आत्मीकरण है। प्रेक्ष प्रक्षेपण होना चाहिए शायद, है ना, प्रक्षेपण होना चाहिए, प्रक्षेपण है, अंतःक्षेपण है,
विस्थापन है, क्षतिपूर्ति है, स्थानांतरण है, स्वप्न चित्र है, ये सारी की सारी युक्तियां जो कैसी कहलाएगी, थोड़ी सी कमजोर, मतलब कि गौण मानसिक मनोरंजन। ठीक है, स्वयं की रक्षा के लिए, अहम रक्षा के लिए इनका उपयोग होता है। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रक्षात्मक युक्तियां, अहम रक्षात्मक युक्तियां बोलते हैं। केरोल क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इनका प्रयोग आवश्यकता को किसी अप्रत्यक्ष ढंग से संतुष्टि के लिए किया जाता है। अब वो ढंग कैसा है, अप्रत्यक्ष है, बस इसी कारण इनका नाम है, इस तरह से हो गया, तनाव कम हो जाता है। अब पढ़ रहे हैं अपन, पहले नंबर पे क्या है, बोलो, युक्तिकरण, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, रेशनलाइजेशन, है ना, औचित्य स्थापन, तार्किकरण या परिमेयकरण। परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अब क्या है, देखो, अपनी असफलता के पीछे तर्क संगत कारण तलाश करके औचित्य स्थापन करना। आप देखो, एक तो किसी व्यक्ति के तनाव कब आएगा, स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति सफल हो गया तनाव में थोड़ी आएगा, असफलता के पीछे। अब असफल हो गया, अब वो ढूंढ रहा है कैसा कारक, तर्क संगत कारण तलाश रहा है, और फिर वो जो असफलता उसको ही कैसा स्थापित कर दिया उसने, औचित्य गुण स्थापित कर दिया। इसका एक दो उदाहरण है जो हो सकते हैं बढ़िया, देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो उसने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, ठीक है, कोई नेता मत लेना, ठीक है, राजस्थान पुलिस में जो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब बाद में वो जब घूमता फिर रहा है, तब वो कह रहा है कि गोना तो ठोलिया रहे यार, यूं है यार, 24 घंटा की ड्यूटी रहे यार, कभी फोन कर बलास के यार, वो चोरा मुंह लड़ना पड़ा है, कतरी कतरी बीमारियां है ना। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बोलो, अपनी असफलता के पीछे है जो तर्क संगत कारण तलाश करके और औचित्य स्थापन कर रहा है। आई क्या बात समझ में, जबकि उसको जो ये फील जो करवाना चाहिए, क्या फील करवाना चाहिए कि एक बार वर्दी पहन के देखो, तभी समझ में आएगा कि क्या रहते हैं, कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाता है तुम्हारा। तो इसमें उदाहरण दे रखे हैं, उसमें यही है, अंगूर तो क्या है, खट्टे हैं, और नींबू क्या है, मीठे हैं, या बहाने बनाना, अनुचित बात का औचित्य स्थापित करना, नौकरी उसके योग्य नहीं थी, वो तो बहुत भारी टॉप आदमी है, लेकिन नौकरी क्या नहीं थी, बोलो, योग्य नहीं। बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे, और नौकरी में की पड़ी हो यार, बिजनेस करना हो, ये करना हो। मेरा एक दोस्त है, वैसे ऑन कैमरा ये बात है, तो वो भी देखेगा वीडियो, तो वो भी देख लेगा, सुन लेगा। तो भाई उसने जो शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया काम किया, बाद में जो खुद की कंपनी वगैरह चलाई, अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी उसके मतलब कुछ टेक्निकल समस्या आई थी, तो भाई दोस्त की मदद करता है, या बातचीत तो दोस्त के साथ ही करते हैं अपन। तो हम दोनों साथ में थे, तो ऐसे उसने बताया कि यार, अब मन लगा कि थारा नौकरी वाला डिसीजन ठीक हो। तो मैंने कहा यार, ये मतलब ये तो गलत बात है, ऐसे तुम कभी ऐसी बात नहीं करते, और आज ऐसे, अरे यार, तो हम टैक्स प्रोज और एक आदमी है जो और कंपनी खोल ली, और एम्प्लॉय भाई यार, क्या ले भाई यार, बहुत सारी कहानियां हैं। यही है, कुल मिलाकर अपन बात करना चाहे तो उसमें जो बहुत बार होता है ना, शुरू में जो कहानी अलग रहती है, लेकिन बाद में अलग हो जाती है। तो उदाहरण भी दे रखा है, तो सुन लो, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी व्यक्ति का सहारा लेकर उचित युक्ति का सॉरी व्यक्ति ने युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है, बोलो, तर्क संगति, है ना, उसको अपन रेशनलाइजेशन कह सकते हैं। या फिर इसके लिए और भी शब्द आए हैं, तो उस पर ध्यान दे लेना। युक्तिकरण को औचित्य स्थापन, तार्किकीकरण या परिमेयकरण भी कहते हैं, अंग्रेजी शब्द वही आएगा, तो इसको याद रख लेना, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। फिर दूसरा है दमन या अवदमन, रिप्रेशन। फ्रायड ने सबसे पहले प्रयोग किया था बिना जानकारी के दुखदायी विचारों को। अब ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें बहुत बार है जो थोड़ी समस्या रहती है, मैं खुद ये जो सही क्लियर समझ नहीं पाता हूँ कि ये दमन इसमें आएगा, समन इसमें आएगा, लेकिन रिप्रेशन है वो बिना जानकारी के, ठीक है। दुखदायी विचार या घटना को बलपूर्वक अचेतन मन में भेज देता है। अवचेतन प्रक्रिया है जिसमें उन बातों को भूलना चाहता है जो उसे हीन, दोषी या अयोग्य बनाती है। जैसे कोई परीक्षा हमने दी है, हम हर हाल में उसमें सफल होना चाहते थे, लेकिन उसमें हम असफल हुए, तो उसको हम प्रयास करेंगे ना, कि उसको क्या करना चाहेंगे, बोलो, भूलना ही चाहेंगे, सीधी बात है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है, उन्हें अचेतन मन में जो दबा देता है, तो समायोजन की यह युक्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बोलो, दमन कहलाती है, रिप्रेशन कहलाती है। क्लियर है क्या। फिर प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, आगे बात कर रहे हैं, और अगला जो शब्द है क्या है, बोलो, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए बाल्यावस्था में लौटने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन कहलाती है। होगा क्या इसमें, शाब्दिक अर्थ पीछे की ओर लौटना, व्यक्ति में छोटे बच्चे के समान व्यवहार करने के कारण जो समायोजन स्थापित करता है। 8 साल का बच्चा अपने छोटे भाई के साथ घुटने के बल चलता है, अंगूठा चूसना, ये बिस्तर गिला करना, वृद्ध व्यक्ति बचपन की कहानियां बताता है, ये सारी कहानियां जो इन्होंने जोड़ दी किसके साथ, बोलो, प्रत्यावर्तन के साथ जोड़ दी। अब कुछ को लग रहा होगा कि ये है जो 8 साल के बच्चे में भी अगर तनाव की ऐसी स्थिति बन सकती है क्या,
तनाव की स्थिति बहुत बार क्या उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तब वो इस तरह का एक्शन कर सकता है, ऐसा बताया। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसा व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। ये थर्ड ग्रेड के फर्स्ट लेवल के पेपर 2023 में आया था। आया था क्या? आया था क्या, बोलो। हाँ, तो प्रतिगमन क्या कहलाएगा वो? प्रतिगमन, क्योंकि यहाँ आया ना कैसा व्यवहार कर रही हूँ, शिशु जैसा। अगला है रूपांतरण, कन्वर्सेशन। इसमें अंतर्द्वंद से बचाव के लिए शारीरिक रोगों का सहारा लेना। कौन से रोगों का? शारीरिक रोगों का सहारा लेना। युद्ध के भय से अंधापन की बात करना, व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदल लेता है, बीमारी में पलायन है, ये सब है किसमें आएंगे? रूपांतरण में आएंगे। थोड़ा क्लियरिटी लाओ, देखें क्या है, एक बार बोलो रूपांतरण में क्या आएगा? तनाव को कैसे लक्षणों में बदल लेता है? तो ये रूपांतरण हो गया ना, तनाव है और उसको शारीरिक लक्षण में बदल लिया, मतलब कह दिया कि मैं बीमार हूं। जैसे कोई परीक्षा आ गई, ऐसा उदाहरण मैंने देखा है कि परीक्षा के समय जो बहुत तगड़े लेवल का बहाना बनाया, 10-15 दिन तक तो बीमारी रहा है ना, ऐसा उदाहरण है। तो जैसे एग्जाम आ गया, 10-15 दिन बचे हैं, अब वो कोई दोस्त कहता है कैसे क्या तैयारी तो करे यार, मैं बीमार हो गया, बहुत बंदे हो ऐसे, तो इसका मतलब वो समस्या है, रूपांतरण में आ जाएगी। फिर उदात्तीकरण है, अच्छा है कि सब्लिमेशन, शोधन या मार्गंतीकरण भी बोलते हैं। उस इस युक्ति में जो व्यक्ति अपनी समाज विरोधी या गलत इच्छाओं को समाज के मान्य रूप में बदल लेता है, सृजित विश्व में पलायन भी कहते हैं। सृजित विश्व में पलायन भी कहते हैं, यानी कि अच्छे पॉजिटिव साइड में। लड़ाई झगड़े करने वाला बालक मुक्केबाज या पहलवान बन जाता है। प्रेम में असफल व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में वीरता प्राप्त करता है। एक कहानी है जो इसका उदाहरण हो सकती है, शायद तक हो सकता है कि अपने जो धीर सर हैं उन्होंने जो हिंदी नहीं पढ़ी, हिस्ट्री के हैं वो, तो हिंदी अगर पढ़ते तो उसने कहा था ऐसी कहानी, जरूर इसमें उदाहरण में लिख देते। कहानी का नाम क्या है, बोलो। उसने कहा था, या आज ऐसी कैसी कहानी है, वो व्यक्ति है जो शुरू में असफल रहता है, लेकिन बाद में जो वो उसके पति को और बेटे को बचा लेता है। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने कहा था उनको बचाने के लिए। इस तरह निम्न में से कौन सा उदात्तीकरण का उदाहरण है? और ये सॉरी, इसमें क्या अपन ने जो छोटी सी बात करके रुक गई, तो राजस्थान की लेखक की है, तो याद रखना आपने, 1915 को पब्लिश हुई थी, बहुत अच्छे से याद रखना। किसकी है? चंद्रधर शर्मा फुलेरी की है। तो अपने तो साहित्य है राजस्थान में, तो इसका मतलब याद रखना, अमर कहानी लिख के चले गए। निम्न में से कौन सा उदात्तीकरण का उदाहरण है? तो कौन सा है, फटाफट बताओ देखें। 4 नंबर वाला, एक युवक जो फुटबॉल खेलकर आक्रामकता का सामना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अभी तो एक उदाहरण दिया था मैंने, फुटबॉल को हिलाते मारता रह रहा है। ओके। प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीतात्मक निर्माण, अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, जैसे मन बनावे मुंह हिलावे, मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला बगल। अब जाके उदाहरण सही जगह आएगा प्रतिक्रिया निर्माण। हालांकि बगुले का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन बगुले को उसमें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐड कर दिया। अब बगुले का तो काम ही है शिकार करना, तो अब शिकार करेगा तो वहां स्थिर रूप में जो उसको खड़ा रहना पड़ेगा, तभी तो मछली। हाँ, लेकिन ठीक है, अब अपने यहाँ भी उदाहरण में यूज किया जाता है इसको। प्रतिक्रिया निर्माण को वापस रिएक्शन फॉर्मिंग है ना, इसको धर्मराज के लेवल का उदाहरण है यार, नहीं मिल रहा है ना अभी, थोड़ा दिमाग को इधर उधर, इसको समझाने के लिए क्या थोड़ा स्पेशल चाहिए ना उदाहरण। कलाम में क्या दे रहे थे, इसका उदाहरण नहीं है ना, ऐसा तो है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको तो जानबूझ के जबरदस्ती हमने इसमें डाल दिया है। आरबीएसई किताब नहीं मानते इसको। इसमें जो शब्द है ना, आगे नहीं जाए अपन, अगर केवल ये शब्द है ना उनके आधार पे देखें तब तो प्रतिक्रिया निर्माण है। जैसे बगुला है ना, तो बगुला है जो एक पैर पे एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, खतरनाक लेवल पे, तो जैसे भक्ति कर रहा हो, क्या कर रहा हो बोलो, भक्ति कर रहा हो, लेकिन एक्चुअल में वो भक्ति नहीं कर रहा है। उसका तो कारण है जो क्या था, हाँ अलग था। एक ये मुंह में राम बगल में सुनी, इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है जो मतलब डोंगी व्यक्ति, इसका मतलब अपन समझ सकते हैं क्या, डोंगी व्यक्ति। बहुत सारे ऐसे गांव में देखे होंगे लोग जो तिलक तिगड़ा खतरनाक लेवल के रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका अगर देखेंगे तो जो मानवता के लिए जो चीज होनी चाहिए वो उनमें नहीं चाहिए। और मन बनावे मुंह हिलावे, इसका मतलब क्या है? जैसे अपन कहीं गए और कोई है जो सामने से मनवार कर रहा है अपनी, क्या मनवार कर रहा है कि भाई ये मतलब कोई मिठाई लेके आए, मतलब नाश्ता वास्ता कर रहा है, नहीं नहीं मतलब फुल हो जो है। मन में तो है कि भाई दो चार हैं उनको गायब कर जाए, लेकिन वो इसमें आ जाएगा। और जगह भी हो सकता है, बहुत बहुत सारी स्थितियां बनती हैं जिसमें जो ये कहानी बनती है। अवांछित प्रवृत्तियों को नकार करके
विपरीतशील गुणों को विकसित करना जो उसके मौलिक अभिप्रेरणा को क्या कर लेता है, छिपा लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण बोलते हैं। मौलिक अभिप्रेरणा मतलब मूल जो भाव है उसको क्या कर देता है, छुपा लेता है। जैसे मन बनावे मुंह हिलावे, इसका मतलब मौलिक भाव तो क्या है, यस, लेकिन मुंह हिलावे मतलब इसका मतलब वो नकारात्मक है, इसका मतलब मौलिक अभिप्रेरणा वहां क्या हो गई, छुप गई। और जो बगुला भगत है उसमें भी लगभग ये इस आधार पर लिखा होगा, तो बगुला भगत है उसकी जो मौलिक अभिप्रेरणा क्या है, वो तो शिकार है, लेकिन वो तो स्टैंडिंग पोजीशन में है, इस कारण उसको भगत बोल दिया है। आगे है समन, सप्रेशन, कुछ समय के लिए किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण ढंग से खत्म करना, स्वयं अपनी इच्छा को दबा लेना। ये है जो कैसा है, सचेतन है। कैसा है बोलो, सचेतन है। उसमें क्या था, दमन में क्या था, अचेतन था, रिप्रेशन। ये सप्रेशन है, ठीक है। अब बढ़िया शब्द है, देखो, सप्रेशन सचेतन, बोलो, सप्रेशन सचेतन। अब इससे याद रह जाएगा एग्जाम में अपने, दमन और समन में कोई समस्या नहीं आएगी। समन में दमन के विपरीत व्यवहार में संशोधन करते हैं, ठीक है। एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है, तो शोधन उदात्तीकरण है, पश्चगमन है, क्षतिपूर्ति है, समायोजन है, जो अलग कहानी है। तो गौण मनोरचना है, क्षतिपूर्ति है। क्षतिपूर्ति पढ़ रहे हमने, क्या होता है बोलो फटाफट। एक छोटे कद की लड़की ऊंची हील के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, देखना नहीं चाहती है, क्या करना चाहती है, दिखना चाहती है। उसे निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है, तो किसका, क्षतिपूर्ति का उपयोग किया। प्रत्यक्ष, जिस क्षेत्र में अधिक कमजोर हो उसी में अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त करना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। और अप्रत्यक्ष, अपनी कमी को दूसरे क्षेत्र के माध्यम से पूरा करना, जैसे विकलांग बालक कक्षा में फर्स्ट स्थान लाके और समायोजन स्थापित करता है। ये इन्होंने उदाहरण दिया है, और भी खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक विकलांग बालक का उदाहरण लिया जाए। आत्मीकरण या तादात्म्य, स्वयं को किसी के अनुसार ढाल लेना, आदर्श व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना। आजकल जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया में समस्या आ रही है वो यही आ रही है, उसको क्या बोलते हैं बोलो, आत्मीकरण। भाई कोई भी गुंडा है, गैंगस्टर टाइप का कोई व्यक्ति ऐसा है, तो फिर व्यक्ति ये क्या कर रहा है, दूसरी जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है, अवगुणों का है जो अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। अपने आप के आइडियो के नाम ही देखना, खतरनाक खतरनाक लेवल वो व्यवहार करते हैं, तब भी एकदम जैसे यूं यूं करेंगे, मतलब आती है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा अलग स्टाइल में है जो घुमाएंगे। दूसरों के व्यक्तित्व को अपना समझना, असफल व्यापारी सफल व्यापारी की सफलता का आत्मीकरण करता है, ठीक बात है। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, तो उसको क्या कहेंगे बोलो, तादात्मीकरण कहेंगे। अंग्रेजी में क्या शब्द आया था इसके लिए, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। अंत्यक्षेपण, मैं ही ईश्वर हूं, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना, दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना, किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा व्यवहार करना, क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है, अंत्यक्षेपण कहलाता है। इसके और बढ़िया कोई उदाहरण हो सकते हैं, बोलो। विनिवर्तित व्यवहार, विलोपन या प्रत्याहार, विड्रोवल, अपने आप को क्या कर लेना, परीक्षा देने ही नहीं जाना, अपने आप को वहां से हटा लेना, निकाल लेना। परीक्षा में असफलता के भय से व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, परीक्षा देने नहीं जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा, अपने यहाँ टेस्ट में रैंकिंग वगैरह आती थी, तो उन्होंने वो रैंकिंग में नाम आता है या नीचे नीचे साइड में, बीमारी खत्म, कोचिंग ही छोड़ दो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं बोलो, प्रत्याहार कहते हैं। नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिवेशन, निषेधवाद, गलत व्यवहार करके उसके महत्व को स्थापित करना, प्रतिबंधित स्थान पर गाड़ी चलाना, पुल तोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक व्यवहार या नेगेटिविजन। निषेधवाद, गलत व्यवहार करके अपने महत्व को स्थापित करना। इसका उदाहरण हमने क्या लिया था बोलो, कोई व्यक्ति है जैसे जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वगैरह है वहां पर गाड़ी को वो थोड़ा ज्यादा रेस दे दे के निकालेगा, है ना, ज्यादा आवाज करवा के निकालेगा। हाँ, अवदान प्राप्ति भी बोल सकते हैं जिसको, ये अलग है अवदान प्राप्ति, वो यही है ना, इसकी बात है। आक्रामक व्यवहार, दो प्रकार के होते हैं, अप्रिय स्थिति के प्रति क्या दिखाना, गुस्सा दिखाना, और प्रत्यक्ष आक्रामक में मूल वस्तु पर गुस्सा उतारना, अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर गुस्सा उतारना। इसमें बढ़िया आक्रामक व्यवहार में जो उदाहरण दे रखा, पिताजी द्वारा पिटाई होने पर छोटे भाई की पिटाई करना, और छोटे भाई द्वारा कुत्ते की पिटाई करना। यह जो बढ़िया उदाहरण है किसका, आक्रामक व्यवहार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो वह घर आने के बाद पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। वास्तविकता अस्वीकरण युक्ति, वास्तविकता को नकार देना, डिनायल शब्द जिसके लिए यूज होता है, जैसे कोई व्यक्ति है जो कैंसर पीड़ित है लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है,
वास्तविकता को नकार देना। सहानुभूति युक्ति, सिंपैथी, दुखद स्थिति में दूसरों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है तो उसको क्या बोलेंगे? सहानुभूति युक्ति। अपनी है जो ऐसी करुण कहानी सुनाएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए? द्रवित हो जाएगा। विलगन, आइसोलेशन, इसमें व्यक्ति अहम की संतुष्टि के लिए लोगों से अलग रहना प्रारंभ कर देता है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। अभी कोरोना के समय देखा होगा आइसोलेशन के बारे में। मन तरंग, कल्पना तरंग या द्व्या स्वप्न, हवाई किले बनाना, इसके अंतर्गत हम कल्पना में वह प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं होता है, मतलब पूरी कल्पनाएं करना, सपने देखते रहना, ऐसा। बौद्धिकीकरण, व्यक्तिक घटना का सामान्यीकरण करके समायोजन स्थापित करता है। बालक द्वारा पूरा चॉकलेट खाने पर यह कहना कि मैंने इसलिए खाई ताकि वो गर्मी से खराब न हो जाए, बढ़िया है क्या? बौद्धिकीकरण, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। अपनाई गई प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये तो क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन कहलाएगी, ये तो क्लियर है। और प्रतिस्थापन आ ही गया है। अब की बार ये उल्टा दे रखा है, इसको बाद में दे रखा है, ठीक है। मौलिक लक्ष्य व इच्छा के स्थान पर अन्य लक्ष्य या इच्छा को अपनाना, प्रतिस्थापन, ठीक है। एक व्यक्ति डॉक्टर की बात करता है, कंपाउंडर बन के संतुष्ट हो जाता है। तृतीय श्रेणी वाला आप क्या बन के संतुष्ट होगा? बोलो, है? चतुर्थ श्रेणी, सरकारी नौकरी तो है नहीं। प्रक्षेपण युक्ति आरोपण, स्वयं की कमी या दोष का आरोपण दूसरे व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष पर कर लेना, इसमें द्वेष, काम भावना, अनैतिकता दूसरों पर आरोपण किया जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा प्रक्षेपण या आरोपण में आएगा, प्रोजेक्शन। जैसे अपनी असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देना, जैसे गेंद अच्छी नहीं थी, क्या बात है। पढ़ाई में खराब प्रदर्शन करने पर अध्यापकों की आलोचना करना। कामी व्यक्ति दूसरों को कामी कहता है। चरित्रहीन व्यक्ति पत्नी पर चारित्रिक दोषारोपण करता है। एक व्यक्ति को साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है, अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है। इस प्रकार की आत्मरक्षा युक्ति है जो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रोजेक्शन कहलाती है, प्रक्षेपण कहलाती है। अवरोधन, समाज द्वारा अस्वीकृत दंडनीय कार्यों से संबंधित अवयवों को कार्य रूप में परिणित न कर पाने की चेतन प्रक्रिया क्या है? बोलो, अवरोधन है, इनहिबिशन। अकृतन, अनडूइंग, जब व्यक्ति गलत कार्य करने पर वो उसका पश्चाताप करता है और जिससे यह लगने लग जाता है कि मैं वही हूं जहां पर गलत काम करने से पहले था, तो इसको क्या बोलते हैं? अकृतन। अपने यहाँ जो इसके लिए बढ़िया शब्द यूज होता है क्या? पश्चाताप। कुसमायोजन के प्रकार, तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था? युक्तियां थी, समायोजन युक्तियां, है ना। तो उसमें ज्यादा पढ़ी गया, इसमें कम आई शायद, एक ज्यादा। अच्छा, यहाँ तो भी ऐसे लग रहा है कि एक आध कुछ छूट रहा है। कुसमायोजन के प्रकार, साधारण और गंभीर। साधारण में क्या होगा? चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भाग जाना, झगड़ा करना, ये कौन से समायोजन में आएंगे? कुसमायोजन में आएंगे। साधारण में। गंभीर में क्या आ जाएगा? लंबे समय तक बालक मानसिक द्वंद्वों का समाधान नहीं कर पाता है, न्यूरोसिस, हिस्टीरिया, बहुविध व्यक्तित्व, इस प्रकार की समस्या आ जाएगी। और अत्यधिक गंभीर में क्या आ जाएगा? साइकोसिस, पागलपन, जिसको अपन साइको बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसे देखा होगा, मर्डर वगैरह करने लग जाता है। उन्मादी, स्काइजोफ्रीनिया, पैरानाइड, ये जो साइंटिफिक नाम है थोड़े ध्यान रह जाए तो बढ़िया। उन्माद सब तो अपन जानते हैं। कुसमायोजित बच्चों के लक्षण क्या हैं? तो देखो फटाफट से। शारीरिक या भौतिक लक्षण में है जो अकलाना, तुतलाना, उल्टी करना, सिर खुजाना, बाल नोचना, नाखून काटना, मतलब दांतों से अंगूठा चूसना, पैर अंगुलियां हिलाना, चेहरा पकड़ना, मिर्गी के दौरे, पेशी लक्षण में आते हैं। पेशी लक्षण मतलब मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, ऐसा कुछ। कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? तो उसमें आएगा नाखून चबाना, ठीक है ना। तो कोई हो ऐसा, कुछ के रहती है ऐसी आदत रहती है, मतलब वो जो बार बार नाखून चबाता रहता है, तो ध्यान रखना वो असमायोजन का लक्षण है। थोड़ा बहुत कल भी पढ़ेंगे अपन, है ना। तो 19 है, लगभग 50-50 हो जाएगा, कल कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये खुद ही सही जगह नहीं आना सारा, लक्षण इनको कंप्लीट कर लेते हैं। व्यवहारात्मक लक्षण में आ जाएगा एकांतवासी, मित्र ना बनाने वाला, गाली गलौज करने वाला, आक्रामक व्यवहार, चोरी, झूठ, विद्यालय से भागना, ये आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो कौन सा है? बोलो, आक्रामकता। व्यवहार में चलकेगी नहीं,
संवेगिक लक्षण में है कि हीनता का भाव, निराशा, असुरक्षा का भाव, चिंतित, भयग्रस्त, मानसिक विचारों से ग्रस्त। कल यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, कहाँ से? कुसमायोजन के कारण से। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको अगर समराइज करना चाहें अपन तो कर सकते हैं क्या? बोलो।